अस्सलाम वालेकुम अली भाई, कैसे हैं आप? Salam. It's good to be here. इट्स गुड टू बी यार, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए। मैं इस पॉडकास्ट के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था काफ़ी Thank दिनों you. से, आपको पता है, और मैं तो इंतज़ार कर रहा था कि इस दिन का, क्योंकि ये पॉडकास्ट मुझे लगता है मेरे सारे पॉडकास्ट में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। कंट्रोवर्शियल वर्ड तो यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन इंटरेस्टिंग बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि इतने मुख्तलिफ टॉपिक्स पे आपने किताबें भी लिखी हैं, आर्टिकल्स भी लिखे हैं, खुल के लिखा है आपने ना। और ये जो पूरा मामला है, क्योंकि हमारे पॉडकास्ट का फॉर्मेट यही है कि हम लोग पहले पहले से लेकर चलते हैं थोड़ा सा ना, कॉन्वर्जेसन को बिल्ड करने के लिए, गुफ्तगू को बढ़ाने के लिए, कि ये जो आपकी तालीम क्या है, आपने तालीम कहाँ से हासिल की, एंड देन फिर ये जर्नलिज्म में कैसे आए? So I studied in England, came back in 2007, and in the end of 2007, Daily Times started by Salman Taseer, सही। and I started writing for Daily Times में लिखना शुरू किया. फिर उसके बाद Friday Times came and became associated with Raza Numi and Najm Sethi at that time. So we बहुत ही अच्छी टीम बनी हमारी 2009 onwards. और हमने जो 2015-16 तक काम किया वो भी उसमें OBL के कंपाउंड से कराची, बलूचिस्तान, और फिर आई बिकेम एसोसिएटेड विद इंडियन एक्सप्रेस, Foreign Policy magazine in US. I was the correspondent for military.com in Pakistan, which is the US, the American military official बहुत आला। magazine, newspaper. So उसमें कुछ गलतियाँ भी की हैं because I came young, और उससे सीखे भी and then moved on. गलतियाँ मतलब? बहुत सारी गलतियाँ की हाँ, जो कि बाज़ वक्त ऑफिशली बता भी नहीं सकते, सही बात है। और करी, बट यू लर्न इन वर्किंग इन पाकिस्तान. आपको बहुत सारी चीज़ें बाज़ वक्त बहुत जल्दी मिल जाती हैं, तो आप गलतियाँ करते हैं. ऐसा भी होता है ना कि आप कभी कभी, आपको जब चीज़ें पता चलती हैं कि यार इसके पीछे ये स्टोरी है, तो आप जज्बाती भी हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल. एंड लिविंग इन कराची यू आर ऑलवेज प्रोन टू मोर इमोशनल है ना? ट्रेजिडी, और जिस तरह हमारे आबा अजदाद ने कुछ ट्रेजिडियाँ कैरी की और हमने देखी, शायद किसी और ने नहीं देखी हो, तो दैट इमोशनल ट्रामा कैरीज. एक कराची वाले की ज़िंदगी एक आम पाकिस्तानी की ज़िंदगी से कितनी ज़्यादा मुख्तलिफ है यार, एक है ना? कराची वाले की ज़िंदगी आम आदमी से इस तरह मुख्तलिफ है कि कराची वाला जब सुबह घर से निकलता है तो उसे अपना मोबाइल छुपाना पड़ता है, उसे अपनी गाड़ी के शेड्स लगाने पड़ते हैं, और वो सुबह डर से निकलता है और फिर वापस फ्रस्ट्रेशन में आता है. उसे बहुत सारे लोग तंग करते हैं, फिर ऑफिस में उसकी अलहदा खिंचाई होती है लेट आने पे, जबकि उसका कोई कसूर नहीं है. एक कराची वाला एक सही पाकिस्तानी है जिसने अब तक मेरे ख़्याल से ना कोई बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी या सिंध नेशनल फ्रंट या KPK में जैसे कि अलहदगी मुहिम शुरू नहीं की. वो सब कुछ बर्दाश्त करके आई थिंक पाकिस्तान का सबसे पेट्रियाटिक जो है वो कराची वाला ही है, जिसने आज तक कभी मुल्क के ख़िलाफ़ बगावत नहीं की. यार ये बात तो बड़ी बड़ी सच्ची कही है आपने। और शायद इसकी सज़ा कराची वालों को ही मिल रही है कि उसने बगावत नहीं की, क्योंकि स्टेट ने हमारे यहाँ जो मैं कहूँगा जो स्टेट ने एक एग्जाम्पल क्रिएट किया है, स्टेट ने हमेशा उस ताकत से डील की है जिसने उसे बंदूक दिखाई है, चाहे वो TTP हो, चाहे वो बलूचिस्तान वाले हों, चाहे वो सिंध वाले हों, सिंध नेशनल फ्रंट या सिंध की डिफरेंट नेशनलिस्ट मूवमेंट्स जो आई. लेकिन कराची वाले ने क्योंकि आज तक बंदूक नहीं, मेरा ख्याल ये है कि नहीं उठाई, या खुदा ना खास्ता कोई इस तरफ नहीं आई. लेकिन वो MQM का भी तो वाक़या हुआ था, उन्होंने MQM doesn't represent all of कराची, all of महाजिर्स I would say, ऑल ऑफ महाजिर्स. लेकिन MQM ने भी स्टेट के ख़िलाफ़ तो कभी नहीं लड़ा ना, कि उन्होंने जाके किसी मिलिट्री या लॉ इन्फोर्समेंट फोर्सेस को अटैक नहीं किया MQM एज अ डायरेक्ट पॉलिसी. अगर किया हो तो बताइए. बात आपने शायद MQM उसकी सज़ा पा रही है. अच्छा जी, कराची की बात करते हैं। मुझे बताएं कराची में रहते कहाँ थे आप? हम लोग पुराने नाज़माबाद के हैं, और वी हैड अ वेरी फॉन्ड मेमोरी. नाज़माबाद इज़ अ वेरी इमोशनल सब्जेक्ट फॉर आवर फैमिली जी. नाज़माबाद 2 नंबर पेट्रोल पंप के हैं. हमारे दादा उससे पहले बड़े मैदान में रहते थे, फाइज़र में उनकी नौकरी थी मल्टीनेशनल कंपनी में. नहीं, और हम तो पुराने नाज़माबादी हैं. और आप तो बहुत पुराने नाज़माबादी हैं, मैं इतना पुराना नहीं हूँ, लेकिन मैं भी पुराना हूँ, मतलब मैं 1999 वाला हूँ, उससे पहले मैं ओल्ड कराची में होता हम लोग था. 1952 1953 वाले नाज़माबादी हैं. पहले कराची वालों की ट्रांजिशन भी ऐसी हुई कि सबसे पहले लोग मार्टिन क्वार्टर आए, जिनके पास सरकारी या लाइन्स एरिया आए, और फिर उसके बाद उन्होंने क्योंकि खान लियाकत अली ख़ान ने लियाकताबाद बनाया था, जहाँ पे एक सब्सिडाइज
प्रॉपर्टी थी, तो जो भी लोग थे उन्होंने सफ़ेदपोश अपना मकान बनाने की कोशिश की। पहले किराए पे रहे, फिर एक 200 गज़ 240 गज़, अगर आप नाज़माबाद 4 नंबर में तो 400 गज़ का मकान बना। नाज़माबाद के बारे में मैं बात करना चाहूँगा क्योंकि मैं भी नाज़माबादी हूँ। मैंने सुना ही है, क्योंकि अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन अपनी आंखों से नाज़माबाद को ख़राब होते हुए देखा। क्योंकि जब मैं 99 में आया था तो नाज़माबाद 2 नंबर में हम आए थे, तो वहाँ सिर्फ घर हुआ करते थे, हालात इतने बुरे नहीं थे। 4 नंबर देखता था तो मुझे लगता था कि यार ये तो कोई अलग ही जगह है। एंड देन 5 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर। तो मुझे बताएं कि नाज़माबाद की तारीख़ क्या है? तो नाज़माबाद वाज सेटअप इन अर्ली 1950s बाय खान लियाकत अली खान, और वो आइडिया था कि अगर आप नाज़माबाद का 1 नंबर देखें, 2 नंबर देखें, 3 नंबर है, 4 नंबर है, 7 नंबर तक जाएं, तो नाज़माबाद के हर ब्लॉक में आपको एक सरकारी स्कूल मिलेगा। ख्वाजा नाज़िमुद्दीन के नाम पर है ये? जी, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन के नाम पे नाज़माबाद, जो बंगाली प्राइम मिनिस्टर थे हमारे। बंगाली प्राइम मिनिस्टर थे, और नाज़माबाद में बांग्लादेश के फॉर्मर प्रेसिडेंट जनरल ज़िया भी रहे। नाज़माबाद 2 नंबर में नाज़माबाद फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश लिव्ड इन जनरल ज़िया जो थे, उनके जिन्होंने मुजीबुर रहमान की असैसिनेशन की थी, ही लिव्ड इन नाज़माबाद। लॉट ऑफ बंगालीज एक्चुअली लिव्ड इन नाज़माबाद। और कौन नाज़माबाद में नहीं रहा? मुझे बताएं कौन कौन रहा है। जनरल मुशर्रफ रहे। ओके, जनरल मुशर्रफ कहाँ रहे? नाज़माबाद 1 नंबर में, जूस वाले इलाके में। जूस वाले इलाके में। मतलब आप नाम लेना शुरू करें, इंतखाब आलम, क्रिकेटर से लेके मुइन अख्तर रहे, अनवर मकसूद वगैरह तो खैर नॉर्थ नाज़माबाद के हैं, लेकिन नाज़माबाद में सादिक़ैन थे, नाज़माबाद 2 नंबर में आर्टिस्ट थे। नाज़माबाद 2 नंबर में लहरी नाज़माबाद में लहरी रहते थे। मतलब आप जिनका नाम सोच सकते हैं वो नाज़माबाद में रहे, क्योंकि एक वजह थी, क्योंकि सब लोग वहाँ पे किराए पे घर मिल जाते थे। तो अप टू 70s नाज़माबाद में बहुत सारे लोग रहे। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि बेसिकली इंटेलेक्चुअल लोग रहे, पढ़े लिखे लोग रहे, मिडिल क्लास लोग रहे। नाज़माबाद में सिनेमाज होते थे, नाज़माबाद में लोग मूवीज़ आके देखते थे। नाज़माबाद में एक चाय का कल्चर रहा, जो कि जहाँ पे आप इंटेलेक्चुअल डिबेट होती थी। नाज़माबाद 2 नंबर की बात हो रही है तो वहाँ पे वो टीपू भी रहते थे, जिन्होंने जुल्फ़िकार करिए और हाईजैक कर लिया था। थोड़ा सा बताएं कि क्या किया था उन्होंने जुल्फ़िकार जब फॉर्म हुई आफ्टर भुट्टो असैसिनेशन और हैंगिंग, तो उन्होंने एक प्लेन हाईजैक किया था PIA का, जिसमें बहुत मशहूर वाक़या हुआ था। और वो नाज़माबाद के ही लड़के 2 नंबर के लड़के थे। जी, 2 नंबर के लड़के थे। तो नाज़माबाद वाज पॉलिटिकल। तारिक फ़तेह जो कनाडा में बड़े एंटी, ही वाज फ्रॉम नाज़माबाद। अरे तारिक फ़तेह के बारे में क्या नाम ले लिया यार। तो लेकिन नाज़माबाद में सारे कैरेक्टर थे। फैसल सब्ज़वारी भी नाज़माबाद के थे, अच्छे से लेकर बुरे तक ना, अच्छे से लेके बुरे तक। फैसल सब्ज़वारी साहब थे, फैसल सब्ज़वारी, सब लोग नाज़माबाद। जॉन एलिया का भी मैंने सुना है। जॉन एलिया लिव्ड इन नाज़माबाद। अब आई कुड रिकॉल, ये हमारे अम्मा अब्बा के ज़माने के नाम थे और हम दादा के ज़माने के नाम थे। बट अनफॉर्चुनेटली व्हेन आई गो टू नाज़माबाद टुडे, हम वो देखते हैं जो हमारा दादी का घर था या उस इलाका, वो टूट के फ्लैट्स बन गए और चीज़ों पे। एंड आई थिंक नाज़माबाद वाले मूव्ड ऑन टू अमेरिका, टू लंदन, सब पढ़ लिख गए थे। तो नाज़माबाद में बहुत सारे अप टू, जब आप 99 और 2000 की बात बता रहे हैं, तो एक रीमाइग्रेशन हुई, एक गुलशन आ गए और फिर डिफेंस गए। लेकिन और बहुत सारे लोग क्योंकि पढ़ लिख के, अमेरिका अपॉर्चुनिटीज़ थी नहीं 80s में, अर्ली 90s में, तो नाज़माबाद वाले लड़के जो NED से पढ़े या सब अमेरिका सिलिकॉन वैली में बैठे हुए चीज़ों पे। और उनके माँ बाप बेचारे रह गए थे। अब उन्होंने भी बेचारे जब इंतकाल होने के बाद उनके घर बेचे, बहुत सारे घर खाली पड़े हुए हैं। इट्स अ ट्रेजेडी व्हाट हैज़ हैपेंड टू नाज़माबाद। मतलब नाज़माबाद एक एलिट्स का इलाका था। और आपने माइग्रेशन वाली बात अच्छी की कि नाज़माबाद से लोग निकल कर आगे बढ़े एंड देन फिर वहाँ पर रीमाइग्रेशन होती है, दूसरे इलाके के लोग आ जाते हैं, विच मेक सेंस। बट जो वहाँ पर क्रीम रहा करती थी, जो इंटेलेक्चुअल्स रहा करते थे, वो आर्टिस्ट भी है, कोई क्रिकेटर भी है, कोई बिजनेसमैन भी है, कोई राइटर है, कोई कुछ है। लेकिन ये है कि इंटेलेक्चुअल्स की एक फ़ौज। नाज़माबाद एक मिडिल क्लास एरिया था और हमेशा जो रिबेलियन आता है या कोई सोसाइटी में जो चेंज लाती है, वो जो क्लास लाती है, इट्स ऑलवेज बिन द मिडिल क्लास। तो नाज़माबाद मैं कहता हूँ वाज कराची इज़ मदर, बिकॉज इट प्रोड्यूस सो मैनी सन्स। एंड समहाउ उसी के लोगों ने आके बाद में फेडरल एरिया, नॉर्थ नाज़माबाद, गुलशन आबाद किया। और फिर वहाँ से लोग, जाहिर बात है, इनके पास पैसा आता है, और DHA भी काफ़ी सारे गए थे। लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एक जो शुरू की आवाम थी ना, वो तो निकल के पाकिस्तान से चली गई। जी,
जी, आई थिंक it is upon my book. Actually, I've written a book which has been published. It's called The Mahajir Tragedy. ओके और उसका टॉपिक ही ये है कि किस तरह महाजरीन पाकिस्तान में आए और किस तरह से उन्हें एक बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, वो बड़े बुक कहते का हैं नाम दोबारा बताइए। द महाजिर ट्रेजेडी। द महाजिर ट्रेजेडी। एंड और ये वाकई में ट्रेजेडी है। इसकी स्टोरी यही है कि किस तरह महाजरीन पाकिस्तान आए और किस तरह से अब उन्होंने रेसिज्म फील करना पड़ा। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को बताने की ज़रूरत है कि महाजरों के साथ डिस्क्रिमिनेशन तो 1947 से शुरू हो गया था। इतना हो गया था कि मिस्टर जिन्ना, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, हैड टू टर्मिनेट the first CM of Sindh, Mr. Ayub Khodo, for his racist attitudes towards महाजर, कि उन्होंने 1948 में महाजरों पे लाठी चार्ज करा दिया था। He was opposed to making Karachi the capital of Pakistan. He was opposed to it, और उन्होंने कायदे आज़म के घर के बाहर बहुत बड़ा एहतजाज किया था। अच्छा, ये डॉक्यूमेंटेड बात है? ये डॉक्यूमेंटेड बात है। एंड ही वॉज टर्मिनेटेड बाय, तो जो वो लोग कहते हैं ना कि रेसिज्म की कड़ियाँ कहाँ से आईं और महाजन ने डिस्क्रिमिनेशन, इट स्टार्टेड इन 1947। कुछ हमारी भी गलतियाँ थी कि हम लोग सुप्योरिटी कॉम्प्लेक्स में थे, माना, लेकिन अच्छा। वो पढ़े लिखे लोग थे, पेट्रियाटिक लोग थे। और फिर 1950s में फसादात हुए जब अयूब खान ने कुछ पश्तून्स को ला के यहाँ पे ज़बरदस्ती माइग्रेट कराने की कोशिश की। और आई थिंक कराचीज़ बिगेस्ट ट्रेजेडी वाज मूविंग ऑफ द कैपिटल फ्रॉम कराची। जो जिन्ना साहब ने पाकिस्तान का कैपिटल कराची बनाया था, जब उसे आप इस्लामाबाद जाके बसा देते हैं तो कराची वाले यतीम हो गए और कराची ब्रोक, एंड दैट वाज द बिगेस्ट ट्रेजेडी। फिर भी महाजरों ने पाकिस्तान का साथ नहीं छोड़ा अप टिल 1971। और ये एक तो बहुत बड़ा धोखा हो जाता है ना एक तरह से, क्योंकि जैसी महाजरों की पूरी एलीट कराची आती है माइग्रेट करके, तो वो तो इसी पॉइंट में थे कि यार हम लोग आए हैं, एक कैपिटल है और हम इसको चलाएंगे और साथ मिलकर चलाएंगे। पाकिस्तान चलाया मतलब फर्स्ट एयरलाइन टू फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी टू फर्स्ट बैंक वाज फॉर्म बाय महाजिर्स ऑफ कराची, एंड दे वर एजुकेटेड महाजिर्स। अब हम आते हैं 1960s में, जब महाजरों ने साथ दिया फातिमा जिन्ना का, तो अयूब खान न्यू व्हाट वुड हैपन। और फिर कराची वालों को तो सज़ा दी गई 1965 के इलेक्शन में, जब प्रेसिडेंट मुजीबुर रहमान फातिमा जिन्ना के साथ खड़े थे। कराची की पूरी क़यादत उर्दू स्पीकिंग महाजर की फातिमा जिन्ना के साथ, और जिस तरह से उनके साथ सलूक हुआ। और फिर अयूब खान के जो बेटे गौहर अयूब ने यहाँ पे अपना एक सेलिब्रेशन का प्रोसेशन नाज़माबाद गुजर नाले के करीब निकाला और उसमें कितने लोगों को कत्ल करा दिया 1965 में। उसके बाद कराची में एथनिक फसादात उन्होंने कराए थे, हम लोगों ने थोड़ी किए थे महाजरों ने। अच्छा। तो फिर उसके बाद 1971 में आते हैं, भुट्टो साहब 1 यूनिट टूटा, बांग्लादेश अलहदा हुआ। और आई थिंक दैट इज़ द डिफाइनिंग पॉइंट फॉर महाजिर्स, क्योंकि महाजिर ने अब तक ये हमारे बुजुर्गान महाजिर जो थे, उन्होंने इंटेलेक्चुअल ने यही सोचा था कि अब क्योंकि हमारे वोट था राइट विंग, जमात इस्लामी, हम लोग पाकिस्तानियत पे यकीन करते थे अप टू 1971, और इस्लाम पर भी, इस्लाम पे, पाकिस्तानियत इस्लाम, और उसी नारे के बन के रहेगा पाकिस्तान पे माइग्रेट किया। 71 में इन्हें पता चला कि जो दो कौमी नज़रिया है जिसकी बुनियाद के हिंदू अलहदा और मुसलमान अलहदा है, तो हमने 1971 में देखा कि दो मुसलमान भी साथ नहीं रह सकते। और ये बहुत बड़ा हादसा था। और दो मुसलमान भी साथ नहीं रह सकते। मल्टीपल नेशंस कुड ओनली सर्वाइव। हम लोगों ने ये एक आइडियोलॉजी पे आए कि मल्टीपल नेशंस एक साथ एक मुल्क में उसी वक्त रह सकती हैं जब उनका इंसाफ, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ मिले, जब उन्हें उनके कल्चर को इज़्ज़त दी जाए, जब उन्हें इक्वल ट्रीटमेंट दी जाए और जस्टिस हो। तो 1971 के बाद अगर आप उर्दू स्पीकिंग या महाजिर्स को देखें तो दे बिकेम एथनिक। और आप फिर भुट्टो साहब आए, उन्होंने काफ़ी टाइम बाद हुआ है, मतलब 1971 और 1947 के बीच में बहुत बड़ा गैप है। इस पूरे टाइम कोई ना कोई शोर शराबा नहीं हुआ था महाजिरों की तरफ से। बहुत एजिटेशन की कोशिश की जाती थी। महाजिर्स वर डिवाइडेड अप टिल दैट बिटवीन राइट एंड लेफ्ट, सोशलिस्ट मूवमेंट थी। लेकिन आफ्टर 71 आई थिंक जो महाजिर रियलाइज अबाउट टू नेशन थ्योरी के
जब तक जो पाकिस्तान का आइडिया था टू देम हैज़ फिनिश्ड, एंड दैट वाज स्टेप नंबर 2। पहला आपका कैपिटल चला गया, उसके बाद जिस बुनियाद पे आपने माइग्रेशन की थी वो बुनियाद आइडियोलॉजी ख़त्म हो गई, आइडेंटिटी क्राइसिस में आ जाता है इंसान, आइडेंटिटी क्राइसिस में आ चुके थे। उसके बाद फिर भुट्टो साहब ने जो लैंग्वेज राइट्स हुए कराची में, जो सिंधी को आप पे थ्रस्ट अपॉन किया चीज़ों पे, और उसके बाद बहुत सारे चीज़ें आउट ऑफ नेशनलाइजेशन। भुट्टो साहब ने क्यों किया था ऐसा? आई थिंक भुट्टो साहब पहली बात है कराची को फ़तह करना चाहते थे, और मेरा नहीं ख्याल कि कराची जब भुट्टो साहब फ़तह कर पाएंगे या आज तक कोई कर पाएगा, क्योंकि कराची वाले ऑलवेज बिन अपोज्ड टू एन आइडिया ऑफ पीपल्स पार्टी एंड भुट्टोज इन कराची। और आप जितने भी आज कोशिश कर लें, बट एक कराची वाला जो कराची में रहने वाला, आई एम नॉट सेइंग ओनली महाजर, एनीबडी हुज अ पंजाबी और पठान हुज लिव्ड इन कराची फॉर 30-40 years और हैव स्टेक्स इज अ कराची वाला, would never accept Pakistan People's Party, at least in Karachi, unless आप outskirts में आप कुछ भी जो करते हैं अपनी चीज़ें कर लें, मैनिपुलेशन कर लें, बट नो। तो आफ्टर 73 पे ज़ाहिर बात है 76-77 में APMSO MQM स्टार्ट हो गई, और फिर 84 में MQM बन गई, बट चिंगारियाँ तो बहुत पहले से जल रही थी चीज़ों पे। तो महाजिर पॉलिटिक्स हैज शिफ्टेड फ्रॉम राइट विंग before 1971 to ethnic based political linguistic struggle जैसे कहते हैं ना, तो वो पूरा शिफ्ट आया। और अब मेरे ख्याल से आफ्टर इन 2015-16 onwards महाजिर एटलीस्ट जब उनके बच्चे और पोते बड़े हुए, दे सीन some troubles from MQM, they've moved to a federal party, which is the Pakistan, which is the PTI, and they've realized now after Tehreek Insaf rule कि इन्होंने भी कुछ डिलीवर नहीं किया। तो कराची ने बहुत सफ़र किया, एंड दिस इज़ द ट्रेजेडी ऑफ महाजर्स, that they've been stabbed not once but twice but multiple times, और I think कराची का golden period अगर आप बात करें तो मेरे ख्याल से from I think Mustafa Kamal was a brilliant man, जितना he completed over 3,000 projects, 4,000 projects in Karachi, the golden time of Karachi was from 2000। देखिए लोग people talk about Nematullah साहब, I respect him a lot, मगर आप जाके देखें उन्होंने क्या किया। उनकी एक ओल्ड सोच थी, वो भी एक ऑनेस्ट आदमी थे, कराची से प्यार करते थे, लेकिन जब मुस्तफ़ा कमाल आए तो ही ओपनड अ कॉल सेंटर फॉर कराची फॉर कंप्लेंट्स, ही स्टार्टेड द एम्बुलेंस सिस्टम, ही ट्रांसफॉर्म्ड हॉस्पिटल्स। ऑब्वियसली MQM was behind it, but I think Mustafa Kamal for Karachi has been, Ataturk for Turkey at times, because the whole transformation which Karachi saw from 2004 onwards to 2009, this guy managed to deliver Karachi। लेकिन इसके अंदर पीछे पार्टी की भी तो पूरी सपोर्ट होती है और पार्टी की भी तो प्लानिंग होती है पूरी, एक बंदे का तो काम नहीं होता। होगी, but I know what he has done and how he's managed the Nazims locally, and मुश्किल काम है, बहुत काम है, मुश्किल काम है। और कराची में भाई जमशेद टाउन का नाजिम देखना है या गुलशन का, आई थिंक अपार्ट फ्रॉम मुस्तफ़ा कमाल, आई थिंक द ओनली ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेटर वाज वासी जलील इन गुलशन टाउन। he did very well, but obviously कहने का मकसद ये कि जो आज लोग देखते हैं कराची saw golden period from 2002 onwards, और मुशर्रफ की सपोर्ट थी सबसे बड़ी to 2009 और 10, मगर आप देखिए 2000 और another tragedy of Karachi is about when 2007 onwards, अगर आप trajectory देखें from data which I'll provide you, तो कराची में 2004 से 2007 या 2003 से 7 तक लेट सपोज के 350 लोगों की टारगेट किलिंग हुई, बट 2007 onwards to 2013 18,000 Karachiites died in terrorism, big number, और शिफ्ट। और हुआ क्या कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी केम एंड दे वांटेड टू कॉन्कर कराची विद जुल्फ़िकार मिर्ज़ा, और फिर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा पिच्ड द बलोच इन लियारी। और बड़ी बेकार बात की थी जिस तरह से उन्होंने कहा था कि भूखे नंगे महाजिर, और मुझे तो बड़ा दुख हुआ था उस वक्त भी ना, जब मुझे कोई सियासी समझ बूझ नहीं थी। मैंने बोला यार ये तो पूरी कम्युनिटी को इस बंदे ने टारगेट कर दिया कि भूखे नंगे महाजिर। आप जाके पंजाबियों को बोलें भूखे नंगे हिम्मत है, तो आप पश्तून को बोलें या बलोच को बोलें,
आपके पास क्या रिएक्शन आएगा? ऑब्वियसली हम लोग एक देयर इज़ अ महाजिर थिंग के और गलत है, मैं तो किसी को भी नहीं बोलना चाहता इस तरह से, किसी भी पूरी को कम्युनिटी को आप चाहे उस कम्युनिटी के। एंड ही वाज द होम मिनिस्टर जो कहता है कि मैंने सोचो 1.5 लाख असला दिया। सो मगर अब जुल्फ़िकार मिर्ज़ा वाज अ पपेट ऑब्वियसली, बट द पॉलिसी वाज फ्रॉम द टॉप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। दे पिच्ड ANP अगेंस्ट MQM। महाजिर मतलब नाम तो आप वो रख लें जैसे इंडिया में डिफरेंट होता है, लेकिन दे पिच्ड दे क्रिएटेड एथनिक डिवाइड इन कराची एंड दे प्लेड अ डर्टी गेम एंड नोबडी टॉक्स अबाउट इट। ऐसा होता है कि जैसे कराची में कुछ हुआ नहीं यार, 15-18 हज़ार लोग मर गए ना कराची में। अब्बासी शहीद में कोई बेचारा बलोच नहीं जा सकता था और कोई उर्दू स्पीकिंग लियारी नहीं जा सकता था। ऐसे भी हालात इतना देखे ना। बड़ा डिवीजन था ये, और सब एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे यार, क्या बिल्कुल। बुरा हाल था। और इसमें अनफॉर्चुनेटली द एजेंसीज ने भी कुछ नहीं किया, जो आज एक पिस्तौल पे उठा लेती हैं। तो अनफॉर्चुनेटली इट बिकेम अ बिग इशू फॉर कराची। अच्छा चले हम गोल्डन पीरियड की बात करते हैं। गोल्डन पीरियड को थोड़ा पीछे से लेके चलते हैं। कराची में एक कम्युनिटी रहती है जो कि बहुत कम हो गई है, जो कि हैं पारसी, कराची के पारसी। आपका एक्सपीरियंस भी है पारसीज़ के साथ और आपको काफ़ी हद तक नॉलेज भी है, तो ज़रा उसके हवाले से बताएं कि पारसीज़ ने कराची के लिए क्या किया, एंड देन हम आपके तजुर्बे के हवाले से बात करेंगे। कौन है ये, कहाँ से आए पारसी कराची में? Parsi, the history of Parsis, obviously, I'm not a historian on Parsis, but the Parsis came from Iran. When they were prosecuted in Iran, होता क्या था कि जितने भी prosecuted लोग होते थे दुनिया में, इंडिया एक ऐसी जगह थी कि वहाँ पे आ जाते थे शेल्टर के लिए। तो इफ़ यू सी बोरीज इन गुजरात, दे माइग्रेटेड बिकॉज ऑफ रिप्रेशन इन मिडल ईस्ट, तो उन्हें गुजरात में जगह मिली। अच्छा। पारसीज were prosecuted in Persia, old Persia, and मतलब ये हमारा रीजन बड़ा अच्छा था कि यार सबको शेल्टर मिल जाएगा आसानी से। हमारे यहाँ शेल्टर मिलता था, सिंध में मिलता था, हमारे यहाँ गुजरात ये जो पट्टी है ये क्योंकि कोस्टल एरियाज भी थे तो वो आ भी जाते थे। तो पारसीज केम इनटू इंडिया। बंगाल को भी मिला था वहाँ पर, बंगाल पे भी मिला, अंग्रेज़ों को दे दिया था, कुछ ज़्यादा ही दे दिया था उन्होंने ना। इनफैक्ट द वर्ड शशि थरूर सेड द वर्ड लूट केम फ्रॉम बंगाल। जब अंग्रेज़ों ने बंगाल को लूटा था तो वर्ड लूट इजाद हुआ था इंग्लिश में, इतना उन्होंने लूटा था। विल टॉक अबाउट दिस इन सर्टन अदर टाइम, बट या पारसी। सो पारसीज केम टू इंडिया and they were smart enough people, they were a small community, they worked for the British, they made the money contracting, उनके जहाज़ होते थे, वो अंग्रेज़ों को चमड़ा देते थे क्योंकि बहुत सारे लोग रिलीजियस रीजंस की वजह से वो काम नहीं करते थे जो पारसीज कर पाते थे। पारसीज हैड दिस एडवांटेज। फिर उन्होंने शादियाँ एंग्लो इंडिया मतलब अंग्रेज़ों से भी की, उनके ताल्लुकात बड़े चीज़ों पे। एंड और ये इस एरिया में रहते हैं इंडिया में ना, गोवा और बॉम्बे वाले इलाके में शायद, नॉट गोवा बट बॉम्बे में ज़्यादा। एंड बॉम्बे में बहुत बड़ी पारसी कम्युनिटी। एंड कराची was the hub. Unfortunately most of the Parsis in कराची कैसे आए ये लोग? Karachi, because they were divided. अपना in fact Jinnah's daughter married into Parsi with the Bombay dyeing जिनकी थी, the Wadias, and they are one of the richest families in Bombay. The Naswadia, yeah. हाँ जी, Naswadia. The Tatars are Parsi, which is probably they have given so much back to India that Ambanis and Adanis would never dream of. मेरे ख्याल से रतन टाटा could easily be the world's richest man, but he doesn't want to be the richest man, he wants to be the happiest man. So the Parsis as a community has always given back. कराची में NED यूनिवर्सिटी पारसियों ने बनाई हुई है। पारसी so many hospitals as well. Hospitals, animal hospitals. So I grew up with कावजी became a good friend. मेरी पैदाइश भी पारसियों के अस्पताल में हुई है, विरजी में है ना बाबा? हाँ वर्जी। तो कावजी I get to know him and we became very friend, and what a character he was. And I'll tell you 2 or 3 stories. एक हमारे प्राइम मिनिस्टर थे कौन कावजी साहब, मुझे थोड़ा सा ये बताइए। Kawaji has been, a family. Kawaji is a surname of a family. They've been into, shipping line. आज उनकी बच्चे I think KPT में भी हैं, but they've been a shipping magnates in India and Pakistan for a
in this region for 200 years. 200 years. Apna, and they have a history, and Kawaji is, it's been an old वैसे Karachi. शिपिंग वाला बिजनेस जो है कराची में, और बहुत सारे बिजनेसेस की बुनियाद रखने वाले जो हैं पारसी हैं, क्योंकि शिपिंग लाइन में लाइसेंस नंबर होता है, तो वो 001 जो नंबर है ना, वो भी किसी पारसी फैमिली का ही है. Because Karachi was the hub for the British, जहाँ पे इनका एयरपोर्ट था, शिपिंग लाइन थी, and they promoted Karachi as one. तो कावजी was a character and was a जो चरिया बोल देते थे टीवी पे. But I'll tell you a couple of stories about Kawaji. बताइए. Since he was a great man, अपना तो एक बार हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर मियाँ नवाज शरीफ उनके पास आए, और उनका घर बाथ आइलैंड में बहुत पुराना है, और मेरे ख्याल से पुराने लोग घर चेंज भी नहीं करते. तो वो जो नए जिनके पास पैसा आया होता है वो हर चीज़ नई ख़रीदते हैं, फर्नीचर भी बड़ा रखते हैं, गाड़ियाँ भी बड़ी रखते हैं, गाड़ियाँ भी बहुत बड़ी रखते हैं. तो मियाँ साहब आए तो कावजी के घर, तो बाथ आइलैंड में. मियाँ साहब ने कहा, कावजी आपका घर बहुत पुराना है. तो द विटी मैन कावजी रिप्लाइड के मियाँ साहब हम पुराना अमीर हैं. यही. तो that was enough. मियाँ साहब never understood what he said. फिर ऐसी एक फिनिश कर दिया ना यार, फिनिश कर दिया. Hakim Saeed was killed in Karachi, a tragedy, and the PMLN government wanted Kawaji to be governor Sindh. And Kawaji had this, so they sent 3 ministers अपनी पॉलिटिकल पार्टी से जो आज भी हैं, और एक तो बहुत बड़े ओहदे में. तो उस वक्त अब्बा जी भी जिंदा थे. ओके. तो अब्बा जी ने तो कावजी की टेबल पे बैठे हुए लोग डिनर कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि कावजी अब्बा ये चाहते हैं और मियाँ साहब ये चाहते हैं और आप गवर्नर बन जाएं. और जब वो जो भी बड़े साहब बोलते थे, तो उनके साथ जो 2 मिनिस्टर्स आए थे, वो दे यूज्ड टू, जैसे पार्लियामेंट में टैप करते हैं डाइनिंग टेबल पे, तो कावजी बिकेम फ्रस्ट्रेटेड. उन्होंने कहा ये क्या है. तो कहते हैं वो ऑडियंस बोल सकते हैं कि यार ऑडियंस बनी हुई साथ में ना. ऑडियंस या पार्लियामेंट पे अगेंस्ट टेबल मैनर्स कि आप किसी के घर जाएं और यूं बजा रहे हैं. मतलब अभी वो सियासी और टेबल डाइनिंग टेबल पे भी सियासत या पार्लियामेंट. तो पूछा कि कावजी व्हाट इज़ द फर्स्ट एडवाइस यू वांट टू गिव अब्बा जी एंड मियाँ साहब. तो कावजी द मैन ही वाज सेड पॉइंटिंग टुवर्ड जो लोग बजा रहे थे टेबल, कहते फर्स्ट गेट दीज 2 आउट फ्रॉम द कैबिनेट ना, तो दैट वाज द मैन कावजी वाज. कहते थे कि जिस बिल्डिंग में कराची के केडीए के चीफ बने, तो कहते थे कि जिस बिल्डिंग में माशाल्लाह और कलमा लिखा हुआ है, उस बिल्डिंग वो हराम की कमाई से बनी, या बिल्डिंग डिज़ाइन में फॉल्ट है. ये लोग लिखते थे ना, ये बड़ी आयतें लगा देते थे और चीज़ें. बैंक में गए बगैर चेक बुक के, तो कहने लगे कि यार हम है ना, चेक बुक की क्या ज़रूरत है. बात तो सही थी ना, कि यार हाँ बंदा है नेशनल आईडी कार्ड के साथ, आप पैसे नहीं दे रहे हो, आपको चेक बुक की ज़रूरत है. तो दैट वाज द मैन कावजी वाज. एंड एक और चीज़ ये भी है, मैं बहुत पहले कोई बल्दियाती इलेक्शन था, आई डोंट नो, लेट 2000 के, तो फारूक भाई बैठे हुए, तो लाइव चल रहा होता था जियो पर ना कोई प्रोग्राम, तो उस पर डिबेट चल रही, डिस्कशन चल रही. यार वो बंदा फारूक सत्तार को बोल रहा है कि इसके बंदे मुझे कॉल करके धमकियां दे रहे होते हैं लाइव, और फारूक भाई परेशान हो गए थे कि वो बंदा कंटिन्यूसली अटैक कर रहा था उन पे कि इसके बंदे हैं मुझे जो है ना कॉल करके धमकियां दे रहे हो. तो कह रहे हैं कैसी, फारूक भाई कह रहे हैं कैसी बातें कर रहे हैं कावजी साहब, कैसी बातें कर. कावजी कुछ भी कहीं भी कह देते थे. हाँ. मेरे ख्याल से ये पारसीज की एक तरह से बोल सकते हैं कि ऑनेस्टी, ब्लंट ही वाज ब्लंट. नॉट पारसी, मेरा नहीं ख्याल कि कोई और ऐसा पारसी था, बिकॉज दे आर डिप्लोमेटिकली वेरी, उनका छोटी कम्युनिटी है, पॉलिटिक्स में आते नहीं है, दे मोर बिजनेस ओरिएंटेड. कावजी वाज वन ऑफ इट्स काइंड इन द पारसी कम्युनिटी. अनफॉर्चुनेटली ट्रेजेडी विद पारसीज राइट नाउ इज इंटर मैरिजेस. इनमें आपस में, क्योंकि पारसियों में बाहर इजाज़त नहीं है. इफ़ यू रिमेंबर कि कायदे आज़म ने जब की बेटी दीना वाडिया ने की थी, शी बिकेम वेंट इनटू अ पारसी फैमिली, बट उससे पहले कायदे आज़म ने मैरिड अ पारसी वुमन, राइट, एंड हिज फादर डिसोन्ड हर because of what has happened. तो पारसीज आर वेरी क्लोजली नेट, तो इनके इंटर मैरिजेस इतनी हुई हैं, तो उनके अगर एथराइटिस अगर आप देखें बहुत ज़्यादा है. इनका बच्चा एक होता है, हम मुसलमानों की तरह नहीं है 12-12 15-15 कर रहे हैं. तो और दूसरा ये कि इंटर मैरिजेस की वजह से इनकी पॉइंटेड नाक,
you know they became lot of they're prone to disease. और फिर बहुत सारे लोग कराची से फिर कनाडा मूव हो गए. ये भी है कि बहुत बड़ी माइग्रेशन भी हुई है. बहुत माइग्रेशन हो गई. They were not, you know, the new generation never wanted to live in Karachi, which makes because sense. they've seen, you know, dance clubs and bars and, you know, and everything. And after Zia, हम ज़िया को ज़्यादा देते हैं. भुट्टो साहब ने बंद कराया था ये मुल्लाओं को खुश करने. हाँ, भुट्टो साहब ने मुल्लाओं को खुश कराने के लिए बंद किया था सारे ये चीज़ें. तो वो ज़िया साहब ने तो फिर बाद में रिप्रेशन 2.0 था, लेकिन इट स्टार्टेड इन, तो दे बिकेम वेरी you know, उनको समझ नहीं आया, उनका दिल टूट गया बेसिकली. They migrate. I think there are less than 150-180 families in Karachi, Parsis, जो रह रहे हैं पुराने घर. मतलब सिर्फ सैकड़ों में, हज़ारों की तादाद में भी नहीं. जूस थे कराची में जो बहुत सारे अपने आप को पारसी कहते थे, बिकॉज दे कैन नॉट. कराची हैड अ वेरी वाइब्रेंट बनी इजरायली community. Let's talk about them. Jews of Karachi. The Jews of Karachi. Now the Jews of Karachi were 1850-60 में ये लोग माइग्रेट होना शुरू हुए बनी इजराइल ईरान से. ईरानी Jews. They were all Persian Jews in Karachi. और Karachi became a hub for them. They contributed the Karachi. उनकी ज़बान क्या थी? पर्शियन थी? They spoke Persian, फिर बाद में इंग्लिश और उर्दू और हिंदी whatever बोलते थे. But spoke नॉर्मली हिब्रू भी बोलते थे, क्योंकि जारी बात है उनकी मजहबी ज़बान है. अब्दुल्ला हारून रोड पे कारपेट मर्चेंट्स थे. दे हैड ईरानी कारपेट मर्चेंट्स. जी ये जूस थे. और आप 1961-62 में ये लोग सब चले गए वापस पाकिस्तान से. बहुत जल्दी चले गए. क्योंकि इजराइल 1947 में बन गया था. एंड दे वर गिविंग दे वर कॉलिंग ऑल जूस टू कम बैक. और अगेन देर आर सर्टन कुछ रह भी गए जो अपने आप को पारसी बोलते थे बेचारे, डर के मारे. सिनेगॉग था जिसकी हालत कराची में बहुत बुरी. कराची द जूज ऑफ कराची ओपन द फर्स्ट फ्री मेसन सोसाइटी इन कराची, जो फ्री मेसन हॉल यहाँ पे है. चीज़ों पे तो काफ़ी दे वर एक्टिव. दे कंट्रीब्यूटेड टू कराची बिजनेस एंड एवरीथिंग. एंड दे आर कराचीज. बट इजराइल में हमारे 2-4 अभी भी दोस्त हैं जो कराची वाले हैं. तो तेल अवीव में कराची वाले रह रहे हैं. हिब्रॉन में रह रहे हैं. और वो अभी भी कराची को याद करते हैं. मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं उनकी कि कोई गया था पाकिस्तानी, उनका इंटरव्यू किया, एंड द वे दे वर स्पीकिंग इट वाज अ वेरी कराची एक्सेंट. When UAE started its diplomatic relations with Israel, rightly so, और तो आई मेट कपल ऑफ कराचीइट्स हु वर जूज अपना वहाँ पे. तो वो हम जब मिले तो हम तो रोए मिल के कि कराची क्या हुआ. फिर पहली फरमाइश आई कि हम नहारी खाएं, कहाँ पे जाके खाएं. तो फिर दुबई में ढूंढी गई नहारी अच्छी, दिल्ली नहारी इन दुबई. पाक लेयारी की बिरयानी भी खिलाई जा सकती है. पाक लेयारी की बिरयानी भी खिलाई. और वो बेचारे दे डोंट वांट टू कम टू पाकिस्तान फॉर ऑब्वियस रीजंस, बट दे मिस कराची. भाई कराची वाले कहीं भी चले जाएं, चाहे वो यहूदी हो, चाहे पारसी हो, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, या किसी और एथनिसिटी से भी उसका ताल्लुक हो, वो फिर कराची को याद तो करता है बॉस. हैदराबाद में दक्कन में कराची बेकरी कितनी मशहूर है अपना चीज़ों पे. तो कराची वाले विल ऑलवेज बी ए कराची वाला लिविंग इन सैन फ्रांसिस्को और जोहानिसबर्ग और इन केनिया और एनीवेयर लंदन. ये तो है, इसमें कोई शक नहीं है. और कराची के खाने जोड़ते हैं मेरे ख्याल से ज़्यादा. सिर्फ सबसे ज़्यादा यही है. सबसे पहला हमारा टॉपिक ये होता है कि यार बिरयानी. सबसे पहला टॉपिक ये होता है कि यार निहारी कैसी है आज भी. क्या हम जब किसी ऑस्ट्रेलिया में मिलें या कहीं जाएं, यूरोप में मिलें कराची वाले से, तो सबसे पहले पूछते हैं यार नहारी कहाँ अच्छी मिलती है, या कुन्ना, मतलब कुन्ना तो खैर अब वो है, बट कराची में नहारी बिरयानी कहाँ मिलती है भाई, ये बताओ. नहारी बिरयानी, कबाब, हाँ, फ्राई कबाब कहीं नहीं मिलते दुनिया में. बहुत सारी चीज़ें. बन कबाब कराची में. इनफैक्ट मैं जब इंग्लैंड से आया 2007 में, रबड़ी, तो मैंने पहली चीज़ बन कबाब जो लंबे वाले होते थे खाए. लंबे वाले जो है ना, वो बेसिकली अंडे वाला बर्गर होता है. और जो बंगाली थे कराची में जो बनाते थे, सब बंगाली भी चले गए बेचारे जब से बांग्लादेश की इकोनॉमी बेहतर हुई. वो टका बेचते थे वहाँ पे. बहुत रहते थे बंगाली यहाँ पे, अभी भी रहते. इवन चाइनीज़ भी बहुत ज़्यादा रहते थे यहाँ पे. चाइनीज़ भी बिल्कुल रहते थे. अच्छा, एक बात और मैं बताना चाहूँगा. कराची की आबादी
राइट। हमारे शहर के साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजिडी है। हमारे शहर में हम लोग तो हैं, लेकिन हमारे अलावा कोई 4 मिलियन अफगानी है, 1.5 मिलियन बंगाली हैं, 5 लाख बर्मीज़ हैं। 1.5 मिलियन बंगाली? 15 लाख बंगाली रहता है। तो हमारे शहर में कोई 5 to 6 मिलियन लोग हैं ऐसे जिनके पास आईडी कार्ड्स नहीं हैं। 5 to 6 मिलियन, 50 से 60 लाख बंदा। लोग हैं। उसके बाद जो है आईडी कार्ड के बगैर, इसका मतलब वो तालीम ही हासिल नहीं कर सकता। और जिसका इस्तेसाल होता है वो 200 रुपये, 150 रुपये दिहाड़ी पे काम करने। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे ज़बरदस्ती हम उसको क्राइम पर मजबूर कर रहे हैं, बोझ डाल रहे हैं उस पर, फोर्स कर रहे हैं। उन सबको नेशनलिटी दे देनी चाहिए। उस पे दूसरा जो है हमारे शहर तो 6 मिलियन ये हो गए। उसके बाद जो है हमारे पास जो माइग्रेशन हुई है आफ्टर कबाइल वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन, जो IDPs हैं, आप 2 से 2.5 मिलियन वो भी लगाएं, जिसमें बहुत सारे लोग आए और मुल्क कराची का थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर, सेक्रेटेरियन वायलेंस बढ़ा उनकी वजह से। बाज़ जगहों पे अच्छे भी लोग थे, बहुत मजबूर भी थे। तो 8 मिलियन हो गए। उसके बाद जो है आप लगाएं साउथ पंजाब से, जो कराची में लास्ट 20 ईयर्स में कोई कहते हैं कि 4 से 5 मिलियन लोग आए। तो कराची में 100 तकरीबन कोई 1 करोड़ 30 लाख से 1 करोड़ 40 लाख वो लोग हैं जो माइग्रेट करके आए हैं रिसेंट ईयर्स या रह रहे हैं। 13-14 मिलियन। उसके बाद जो हम लोग आते हैं कराची वाले, तो मेरे ख्याल से कराची की आबादी 3.5 करोड़ क्रॉस कर चुकी है। और हमें गिना जाता है करोड़ 60, 1 करोड़ 80 में चीज़ों पे। लेकिन ऑब्वियसली जिनके पास आईडी कार्ड नहीं है, आप उन्होंने जब फौज भी गई होगी या नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स गया, उन्हें नहीं गिना। एलियंस है क्या वो? They are aliens. That's really sad. They are aliens and that is the tragedy. और अगर आप देखते हैं certain crimes in certain pockets of Karachi, बेचारे वो बच्चे इस्तेमाल होते हैं उनके। जाहिर है, क्योंकि जब आप तालीम से दूर रखेंगे तो एक नेचुरल सी बात है कि आने वाले वक्त में वो ज़्यादा आसानी से ना वो इंसान जो है वो क्राइम के प्रोन होंगे। और इट्स अनफॉर्चुनेटली लॉर्ड, अगर आप अभी औरंगी टाउन चले जाएं, अनफॉर्चुनेटली औरंगी टाउन में बेचारी जो ख़वातीन है वो सरोगेट मदर बन रही हैं। अबाउट 4 to 5,000 वुमेन are into this trade because they can't do it. थोड़ा बताएं ज़रा। सरोगेसी चल रही है, मतलब कि किसी और का स्पर्म लेके वो उस औरत को इंजेक्ट किया जाता है और वो किसी और का बच्चा पालती हैं, और कोई 8 से 10 लाख रुपए में वो बच्चा दिया जाता है उन्हें। ये काम जो है वो, दिस इज़ अ ट्रेड इन कराची, nobody talks about it. ये औरंगी टाउन के इलाके में हो रहा है स्पेशली। औरंगी टाउन स्पेशली मैं कहूँगा एक I mean nothing wrong with the औरंगी टाउन, I love औरंगी टाउन, वहाँ का खाना, वहाँ का कबाब, there's so many things। इस्तेसाल है, क्या करें, उनके पास कुछ नहीं है, आईडी कार्ड नहीं, उनकी your country doesn't give them a national identity card or doesn't recognize them, so be it, they have to earn something। क्या करें? एक तो रेसिज्म तो बेइंतहा है इस मुल्क में यार, हर चीज़ पर जो है ना, हर चीज़ पर जिसको हुकूक की बात की जाती है उस पर रेसिस्ट का रिमार्क लगा देते हैं। और फिर उल्टी बात है ना, जो इंसान अपना हुकूक मांग रहा है उसको जो है ये, तो हुकूक की बात करते हुए जो हमने बांग्लादेश में जिन्हें बिहारी कहते हैं 3-4 मिलियन, उन्हें क्यों भूल गए? वो भी तो इंसान है। वो आज वहीं रह रहे हैं। शायद मेरे ख्याल से दे आर मोर हैप्पी नाउ बिकॉज बांग्लादेश इकोनॉमी इज डूइंग बेटर, बट वहाँ भी उन्हें आईडी कार्ड नहीं दिए गए, आज तक नहीं दिए गए। मैसूर ने पाकिस्तान को आज तक आईडी कार्ड नहीं मिले हैं, बांग्लादेश के ना पाकिस्तानी तो एक्सेप्ट ही नहीं करते, उन्हें बिहारी कहते हैं ना रेसिज्म में ना, नॉट बिहारीज, दे आर पाकिस्तानीज। कह दें या बिहार के तो फिर वो बिहार चले जाएं एक बार, बट दे, लेकिन खैर बिहारी तो हम एक आइडेंटिटी भी होती है, जैसे अपने आपको दिल्ली वाला बोल रहा हूँ, एथनिक आइडेंटिटी, मैं अपने आपको दिल्ली वाला बोलता हूँ। लेकिन अगर कोई मुझे गाली के या तंजिया तरीके से बोले तो फिर मुझे गाली लगेगी कि हाँ यार ठीक है मैं दिल्ली वाला हूँ। लेकिन हम आपस में कह सकते हैं कि आप बिहारी हैं, when somebody else says it, it doesn't mean, जैसा ब्लैक, जैसे निग्रोज या निगर बोलते हैं, या गॉड फॉरबिड टू से टू एनीबॉडी, तो बोलना भी गलत है। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे हम बता रहे हैं कि ये ऐसा होता है कि अपने आप को बोल सकता है। इसी तरह से हर कम्युनिटी के अंदर आपको नॉर्मली हम लोगों को हिंदुस्तानी बोला जाता है ना चीज़ों पे। तो हिंदुस्तान की बात की, ज़रा मुझे एक बात बताएं कि एक तो
इंडिया के हवाले से मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ, क्योंकि यार देखें, इंडियन पॉलिटिक्स पर मेरी काफ़ी ज़्यादा नज़र होती है और उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। एक बहुत बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि मेरे जो रूट्स हैं वो इंडिया से जाकर मिलते हैं, दिल्ली से जाकर मिलते हैं। इस पर मुझे बड़ा प्राउड है। मैं आई एम प्राउड पाकिस्तानी, ऑफ कोर्स। मैं गद्दार नहीं हूँ। गद्दार बोल भी देंगे तो क्या होगा यार, यहाँ तो एक बहुत बड़ा डिग्री है गद्दार होना, क्योंकि अच्छी बात यह है कि कराची से लेकर कश्मीर तक हर इंसान को गद्दार बोला जा चुका है। बड़े से बड़े लीडर, छोटे से छोटे लीडर, हर इंसान को ये टैग लग चुका है। तो इतना ज़्यादा नॉर्मलाइज कर दिया इन्होंने इस वर्ड को कि अब तो हामिद मीर का देख रहा था इंटरव्यू, हामिद मीर साहब कह रहे थे खान साहब को कि वेलकम टू द लीग ऑफ गद्दार्स। तो अब जब उन लोगों पर टैग लग चुका है ना गद्दार्स का, तो अब हम तो बहुत ही किसी भी काउंट में नहीं आते। तो मैं दिल्ली की बात कर रहा था मेरा बड़ा दिल करता है दिल्ली जाने का, और तो जा नहीं सकते, अभी हालात ऐसे हैं। तो मुझे बताएं कि इंडिया पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं, मैंने तो खैर अर्ली 2000s में ऐसे कोई बेहतरीन रिलेशंस देखे हैं। जब आप जवान होते हो ना, आपकी एक आँख खुलती है, आप देखते हो टीवी, तो तब तो बहुत ही सब कुछ नॉर्मलाइज हो गया था। फिर उसके बाद होते हैं मुंबई अटैक्स, और वहाँ इंडिया पाकिस्तान की दोस्ती में आ जाती है दराड़। मुंबई अटैक्स की स्टोरी पर हम बात कर सकते हैं? कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बड़ा डर लगता है इस तरह के टॉपिक्स को छेड़ते हुए। चलें भाई, मुंबई अटैक्स क्या हुआ था? देखिए, थोड़ा पीछे से लेके चलते हैं ना, थोड़ा सा पीछे लेके, क्योंकि इंडिया कुछ अलग बोलता है और पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान भी वही बोलता है जो इंडिया बोलता है। ओके। हाँ, पब्लिक परसेप्शन जो है वो कुछ भी हो, पाकिस्तान ऑफिशियली एक्सेप्टेड दैट दे वर पाकिस्तानी टेररिस्ट, और नॉन स्टेट एक्टर्स जो थे जिन्होंने जाके इंडिया में 26/11 किया। हुआ ये था कि जब आपकी हमारी फ़ौज राइटली वज़ीरिस्तान में एक जंग लड़ी थी अलकायदा और तालिबान तहरीक TTP के अगेंस्ट, बहुत बड़ा मसला था, बहुत बड़ा मसला था, और इन लोगों को पकड़ पकड़ के हमारी फ़ौज मार रही थी, जो अलकायदा से लोग आए हुए थे चीज़ों पे। क्योंकि याद रखिएगा, पाकिस्तान में पहला सुसाइड बॉम्बिंग 95 में हुई थी, जिसमें इजिप्शियंस, डॉक्टर अहमद जवारी के जो कज़न्स और दोस्त थे, उन्होंने पूरी इजिप्शियन एम्बेसी उड़ा दी थी 95 में। दैट वाज द स्टार्ट ऑफ मॉडर्न टेररिज्म इन बाय अलकायदा। हमारा क्या ताल्लुक़ है यार इससे? हाँ, इजिप्शियन इस्लामाबाद में एम्बेसी उड़ा दी, हमारा क्या ताल्लुक़ था? और उसके जो लोग रुके थे, जो सुसाइड बॉम्बर्स थे, और उनकी पेट्रनेज थी जो लाल मस्जिद में रुके थे। तो अब आप समझ जाएं कि क्या मामला। तो कमिंग बैक टू 26/11, व्हाट रियली हैपेंड वाज अलकायदा हैड अ स्ट्रेटजी कि हम जो है वो किसी तरह पाकिस्तानी फ़ौज जो कि नॉर्थ वज़ीरिस्तान और बॉर्डर पे है, वहाँ से उनका कुशन, थोड़ा सा उन्हें कुशन मिले और उनके लोग करें। तो दे क्रिएटेड डाइवर्जन विद नॉन स्टेट एक्टर्स, पंजाबी तालिबान के साथ मिलके। नॉन स्टेट एक्टर्स का मतलब ये होता है कि यार पाकिस्तान की हुकूमत का उसमें कोई लेना देना नहीं है। उसमें हुकूमत में ये लोग पार्ट एंड पार्सल ऑफ किसी जिहादी ग्रुप में थे, या जिहादी ग्रुप में पार्ट तो थे, लेकिन उनका कहीं ना कहीं दूसरे इदारों से भी ताल्लुक़ था, लॉ इन्फोर्समेंट के। दे हैड द वेपन्स, लॉजिस्टिक, ये बट आइडियोलॉजिकली अलाइंड विद द आइडियोलॉजी ऑफ अलकायदा, नॉट विद पाकिस्तान। दे वर मोर लॉयल टू अलकायदा देन पाकिस्तान, राइट? तो बट दे वर पाकिस्तानीज। तो ऐसा होता है, ऐसा ही होता है, मतलब ख़रीदा जाता है या फिर नहीं। ये मास्टरमाइंड की बात हो रही, आइडियोलॉजिकल लोग ख़रीदने की बात पे आते हैं। अभी इन्होंने फिर नॉर्थ नाज़िमाबाद कराची में एक मकान किराए पे लिया, और वो उसे बनाया हेडक्वार्टर्स अपना चीज़, जहाँ से उन्होंने पूरा 26/11 ऑपरेशन लॉन्च किया बॉम्बे पे। कराची से बोट ख़रीदी गई, ये वो सारी चीज़ें जो पाकिस्तान ने एक्सेप्ट की हैं, तो अब हम बात कर सकते हैं। क्योंकि मैंने वो 73 पेज की जो रिपोर्ट थी ना, वो पढ़ी थी पूरी की पूरी। इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो लॉन्च दी गई थी, उसके अंदर बहुत सारी डिटेल्स थी, और वो हमने भी प्रोवाइड की। देखिए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे जनरल दुरानी उस ज़माने में, ही एक्सेप्टेड इट, वेंट टू इंडिया। जनरल पाशा एक्चुअली वेंट टू इंडिया फॉर अ डेज विजिट, बट ऑब्वियसली अनफॉर्चुनेटली, अच्छा ये लोग गए, इन्होंने एक बहुत बड़ा टेररिस्ट वाक़या, मतलब इन्होंने बोट का इंजन ख़रीदा, बोट बनाई, पूरी बोट बनाई। लड़के जो थे अजमल कसाब जैसे साउथ पंजाब से ख़रीदे। कितने लड़के थे पैसे देके? ये कोई 40-50 लोगों का कहते हैं ग्रुप था, उसमें से इन्होंने सेलेक्ट किए। और इनकी ट्रेनिंग्स ऐसी थी कि पहले कहा कि चूज़े
जो मुर्गी के चूजे हैं उन्हें क्रश करें ताकि उनके दिल सख्त हों। मतलब इस टाइप की आइडियोलॉजिकल और फिजिकल ट्रेनिंग्स दी गई। मिलिट्री ट्रेनिंग से ही कॉपी किया उन्होंने इस तरह की चीज़ को। बिल्कुल किया। My और God. दे बिकेम एनिमल्स Animals. विद नो इमोशंस, वल्चर्स। और Vultures. बोट से इन्होंने फिर गए। उससे पहले इन्होंने एक रैकी की हुई थी बॉम्बे की, किन किन जगहों पे इन्होंने किया, और फिर दुनिया जानती है क्या हुआ। उसका असर सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान इंडिया करीब हो रहे थे, करीब हो चुके थे अली भाई, बहुत बहुत इतने बहुत ज़्यादा करीब हो गए थे हमारे कि एक्टर्स वहाँ जा रहे थे, वो लोग यहाँ आ वहाँ रहे थे। रह रहे थे। जाना तो दूर की बात है, हम एक्टर्स की बात करें, कितने सारे एक्टर्स थे, कितने अंडरग्राउंड आर्टिस्ट को मैं जानता हूँ नाम से, जिनके घर वहाँ थे, जिनके पास वक्त नहीं होता था सर खुजाने का, इतने ज़्यादा उनके पास कंटिन्यूसली कॉन्सर्ट्स थे। हमारे कॉमेडियंस वहाँ पर होते थे, उनके एक्टर्स यहाँ पर थे, उनके एक्टर्स यहाँ पर आकर पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के साथ हम काम कर रहे हैं। कोलैबोरेट कर रहे थे उनके साथ दुबई में। अब प्याज हम लोग अभी दुबई के रास्ते ला रहे हैं। उस ज़माने में प्याज वाघा बॉर्डर के थ्रू एंटर हो जाती थी। एग्जैक्टली। अब तो बहुत ज़्यादा हमारी चीज़ें वहाँ जा रही थी, वहाँ की चीज़ें यहाँ आ रही थी, जो कि सस्ती पड़ती हैं और आसान है। इकॉनमी दोनों मुल्कों की फ़ायदे में होती है, सिर्फ एक मुल्क का फ़ायदा नहीं है, दोनों मुल्क का फ़ायदा है। देखिए वी आर, पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि हम तो एक ही हैं, हम एक हिंदुस्तान हैं। पाकिस्तान का। एक है। मतलब वी आर वन, डिवाइडेड बाय बॉर्डर्स, बट ऑब्वियसली we live as step brothers and sisters somehow, but apparently हम एक ही खून है, देखा जाए। शक्लें, ज़बान, खाना, कल्चर, फूड, music. India loves our music and we love them. It is our music ना। हम जो ज़ुबान उर्दू बोलते हैं वहीं पे हुई, और this is how things went। अब उसके बाद coming back to 26/11, 26/11 was पाकिस्तान में इंक्वायरी हुई, जो लोग थे पाकिस्तान ने उन्हें प्रोसिक्यूट भी किया, बट अच्छा वो जो पूरा ऑपरेशन था ना 26/11 का, क्योंकि पाकिस्तानियों को पता नहीं है कि हुआ क्या था। क्योंकि मैंने जब पूरा पढ़ा और मेरा दिल टूट गया था ये पढ़ के कि जिस तरह से वो जाहिल जंगली, एनिमल्स का वर्ड आपने बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया कि जंगली, अनफॉर्चुनेटली के पाकिस्तानी थे वो, ठीक है। मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि रोड पे जा रहे हैं वो और खुलेआम बर्स्ट मार दिया उन्होंने, ठीक है, ताज होटल के आगे मुंबई में, ठीक है। जो इलाके थे मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, ज़ाहिर सी बात है, लेकिन ओबराय होटल को भी उन्होंने शायद कैप्चर किया था, ठीक है। बहुत सारे उन्होंने मल्टीपल लोकेशन को ताज को किया था, बट दे वर डिफरेंट लोकेशंस। दे वेंट इनटू अ सिनेगॉग, जहाँ इजराइलीज थे, और दे किल्ड देम। इट हैपेंड, लेट्स नॉट गो इनटू डिटेल्स बिकॉज डिटेल्स इतनी ग्राफिक हैं, बट हमारा पॉइंट ये है कि ये जो थर्ड नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं, किस तरह दो मुल्कों को जंग के करीब ले आते। और इट हैपेंड इन इंडिया, जब इंडिया पार्लियामेंट अटैक हुआ तो पाकिस्तान हिंदुस्तान जंग के करीब हो गया। ऐसे ही 26/11 हुआ, फिर फरीदकोट हुआ अपना चीज़ों पे। तो अनफॉर्चुनेटली देयर आर एलिमेंट्स। अच्छा, फिर उसके बाद इंडिया ने सवाल किया पाकिस्तान से कि क्या हुआ था उसके बाद? ये पाकिस्तान ने इंक्वायरी की एंड बिकेम अ कोल्ड थिंग। आई थिंक इंडियंस वर वेरी फॉरगिविंग एट दैट टाइम। अब मेरे ख्याल से इंडिया में अगर उस वक्त मोदी की गवर्नमेंट होती तो वी वुड हैव सीन अ फुल फ्लैश वॉर विद इंडिया आफ्टर 26/11। लेकिन बात ये कि उसके अंदर इट वाज अ कांग्रेस गवर्नमेंट व्हिच इज ऑलवेज, और आपको समझना पड़ेगा द मोदी इफेक्ट इन इंडिया। इसके लिए लेट्स गो बियॉन्ड दिस। मोदी की जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है वो आपको समझने की ज़रूरत है। अजित डोवल तो बाद में आते हैं। मोदी इज़ द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर विच हैज़ गॉन फॉर टिट फॉर टैट ओपनली विद पाकिस्तान। सो दे सेड कि इफ़ समथिंग हैपन, अगर 26/11 जैसी चीज़ हुआ तो देयर ओपन पॉलिसी इज़ दे वुड रिटेलिएट इनसाइड पाकिस्तान। सोचे समझे बगैर उनकी नेशनल सिक्योरिटी, अगर आप उनके पर्सपेक्टिव से देखें, दे वांट टू हैव अ टफ थिंग, बिकॉज 26/11 जैसे अगर आपके नॉन स्टेट एक्टर्स भी थे, लेकिन थे तो हमारे। वे थे हमारे। और दूसरी बात कि वे वो इंटेलिजेंस एजेंसी जो प्रीएम्प्ट करती हैं ऐसे वाक़े को, इट वाज एन इंटेलिजेंस फेलियर। हुकूमत का पूरा फेलियर था ऑफ कोर्स। और फिर ज़ाहिरी बात है इसी 26/11 का इफेक्ट सिर्फ पाकिस्तानीज़ पे नहीं, इंडियंस हार्डलाइन हो गए। इन्होंने कहा कि यार ये लोग किस टाइप के लोग हैं कि दे आर सेलिब्रेटिंग एन इंडियन
जो मीडिया है वो तो और भड़काता है चीज़ों पे. दे वर शोइंग फेक वीडियोस ऑफ पाकिस्तानी सेलिब्रेटिंग आफ्टर 26/11. No. इट्स ओपन अपना That's चीज़ों sad. पे. That's sad. ये वही चीज़ है जो 9/11 के बाद उन्होंने अरबों की सेलिब्रेशंस दिखा दी थी. दिस इज ऑल फेक. Nobody in Pakistan is the rightest of senses could want to they were sad You want to about what has celebrate happened. this moment. That's not possible, right? हाँ, क्योंकि कराची और बॉम्बे तो समझे एक ही है. We grew up with Bollywood movies, we grew up with that culture, and seeing them being killed or सारी चीज़ें, it was shameful from our end. Coming back to Modi, अगर मोदी साहब होते तो जंग हो जाती. And कांग्रेस डिक्लाइन जो आया वो सिर्फ करप्शन की वजह से नहीं आया, being too soft on Pakistan आया, जिसे मोदी बीजेपी ने कैप्चर किया एंड दे बिकेम टफ. हाँ, खेला. But obviously the people are happy that somebody is responding back to Pakistan. Good or bad, that could be discussed. देखिए, अब एक्सट्रीमिस्ट जो तबका है वो तो हर मुल्क में पाया जाता है. वो लोग अब मोदी इज नाउ द ज़िया ऑफ इंडिया. जो ज़िया साहब ने पूरी पाकिस्तान में 10 साल या 12 साल इस्लामाइजेशन की, तो मोदी साहब ने इज व्हाट आई से द ज़ियाउल हक ऑफ इंडिया. हाँ, वो हिंदुत्व पॉलिसी के साथ चल रहे हैं और बड़े आई थिंक कामयाबी के साथ चल रहे हैं. वो भी फंस गए. आई थिंक मोदी वांटेड टू स्टॉप एट सर्टेन टाइम, बट अब वो आइडियोलॉजी जो है वो ऐसी फैल गई है यूपी में या डिफरेंट सेंट्रल इंडिया में कि आई थिंक बीजेपी भी नहीं. आई थिंक बीजेपी इज बीन टेकन ओवर बाय आरएसएस प्रैक्टिकली. लेट्स टॉक अबाउट देम. बेसिकली बड़ा स्लो मैंने देखा है इस चीज़ को शिफ्ट होते हुए, मोदी साहब को एज अ पॉलिटिकल लीडर से स्पिरिचुअल लीडर तक बनते हुए. इफ यू सी द होल अटायर कि किस तरह उन्होंने दाढ़ी बढ़ाई और किस तरह स्वामी लगने की, तो ही इज प्रिपेयरिंग फॉर हिज रिटायरमेंट और चीज़ों पे. बट आई थिंक मोदी फॉर इंडिया हैज़ बिन अ गुड प्राइम मिनिस्टर फॉर इंडिया. और उनके लिए और उनके जो नेशनल सिक्योरिटी के जो उसने पॉलिसी को किया, आई थिंक इवन अरविंद केजरीवाल इज बिलीव्स इन द सेम नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन. और इट्स यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इवन बाय हिज ओपोनेंट्स कि मोदी साहब ने जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी अपनाई अगेंस्ट पाकिस्तान इज एक्सेप्टेड बाय लेफ्ट, राइट एंड एवरीबडी. इट वाज अ टफ पॉलिसी एंड इट वर्कड फॉर मोदी एंड द बीजेपी गवर्नमेंट. अब नाउ कमिंग बैक, हमारे और इंडिया के ताल्लुकात अब कैसे हो सकते हैं अच्छे, कैसे बेहतर हो सकते हैं, यही मैं बात करना चाह रहा हूँ यार. ड्यूरिंग इमरान खान के बारे में सुनने जो बैक चैनल डिप्लोमेसी हुई पी नाइसाई एंड अजीत दोवल, और जब बातचीत हुई आगे, तो द थिंग वाज कि कश्मीर को किसी तरह हम बैक बर्नर पे रखें फॉर 25-30 ईयर्स एंड लेट्स गो बियॉन्ड दिस. इसमें इमरान खान साहब नहीं माने चीज़ों पे. मगर मुझे लगता है कि इमरान खान इज़ जस्ट वन, उनके बीइंग अ सिविलियन 50% वो नहीं माने होंगे, लेकिन 50% यहाँ भी है. बट इट केम टू अ पॉइंट वेयर आई पर्सनली सी द इंडियंस आर मोर आई थिंक हॉकिश ऑन पाकिस्तान इशू. पाकिस्तान शायद दोस्ती करना चाहता है लेकिन इंडिया इज़ नॉट इंटरेस्टेड. अभी काफ़ी अरसे बाद मैं देख रहा हूँ कि इंडिया का बिल्कुल भी रुझान नहीं है इस तरफ ना. स्पेशली हम स्टेट की अगर हम बात करें, कमज़ोर हो चुके हैं यार. यस, आई थिंक वी हैव बिकम लाफिंग स्टॉक एट टाइम्स. दे सी पाकिस्तान ऑफ नो वैल्यू. हमारे सारे दोस्त चाहे मिडल ईस्ट में हों, चाहे कहीं और हों, वो हमसे छूट चुके हैं. वी हैव लॉस्ट 80% ऑफ आवर फ्रेंड्स ड्यू टू अ बैड फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस. कौन सा नेबर है जो जिससे हमारे ताल्लुकात हमें सोचना पड़ेगा कि सही है? ईरान नो, अफगानिस्तान नो, इंडिया नो, बांग्लादेशीज हेट अस एट टाइम्स द गवर्नमेंट. श्रीलंका एक बचा, वो मुल्क बेचारा सा. But I don't think we have to see a policy then poke fingers in other people's. I think Pakistan has lost as a country and it's not been taken seriously because of whatever reasons. Economic reasons मेरे ख्याल से ज़्यादा हैं कि we've collapsed. इकोनॉमिक रीजंस ही हैं, क्योंकि देखें जो गरीब, जितना भी गरीब इंसान हो ना, रिश्तेदारों के अंदर भी बेइंतहा गरीब रिश्तेदार होता है ना, तो उसको कोई मुँह नहीं लगाता. और जब मर जाते हैं तो सबसे गरीब घर, अगर मकसूद ने कहा था जब
कोई मर जाता है तो हमारे घर में, तो वो जो टॉक शॉक था मोइन अख्तर ने कहा था कि जब मर जाता है कोई तो गरीब रिश्तेदार को पहली कॉल होती है कि आके कुरान शरीफ पढ़े। तो मेरे ख्याल से वही हमारा रोल बचा है। क्या ख्याल है? हाँ बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। और बड़ी ख़तरनाक और जहरीली और कड़वी बातें इसको कहते हैं ना, कि हम सुनकर हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि नहीं यार तूने, तेरी हिम्मत कैसे हुई बात करने की। लेकिन थोड़ा सा एक चीज़ होती है ना, क्रिटिकल थिंकिंग, थोड़ा सा सोचें, रैशनल थिंकिंग, थोड़ा सा सोचें कि यार इसमें क्या झूठ है, क्या सच है। मुझे ऐसा लगता है कि चलें अभी भी हम लोग, मैं डूब रहा हूँ, अभी डूबा तो नहीं हूँ। इंडियन लीडर्स वर वे अहेड ऑफ आवर लीडर्स एवर सिंस इंसेप्शन। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन जल्दी बना लिया, उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स कर लिए। आप कभी मौलाना आज़ाद की पुरानी तकरीरें तो सुने जी। जो गॉस्पल ट्रुथ है अपना चीज़ों पे, कि हुआ क्या, जो उन्होंने कहा था वही चीज़ें हुई। और पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली बिकेम विक्टिम ऑफ लैंडलॉर्ड्स एंड जागीर ऑफ लैंडलॉर्ड्स, और जिन्होंने ना लैंड रिफॉर्म होने दिए, ना यहाँ पे फेयर ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविंसेस नहीं बनाने दिए जो कि बनने चाहिए थे। इंडिया में बढ़ते रहे, पंजाब के 3 टुकड़े हो गए वहाँ पर, वहाँ तो ऐसे नहीं हुआ कि धरती माँ के टुकड़े हो रहे हैं या इस तरह के नामों से ज़बरदस्ती इमोशनली अटैच किया जा रहा है। और नथिंग है, क्योंकि हम एडमिनिस्ट्रेटिव हमारी बहुत लीनियंट रही बहुत सारी चीज़ों पे। मैं बताऊं, अब हम लोग उसी टॉपिक पे गए, यहाँ पे लोगों ने अब्यूज़ किया इस मुल्क को ज़्यादा, और मेरे ख्याल से उसका कुफारा अदा कर रहे हैं अभी। मगर मसला ये है कि यहाँ पे जो बचे हुए लोग हैं वो कुफारा अदा कर रहे हैं, जो जिन्होंने गलतियाँ की वो तो आज अमेरिका इंग्लैंड में बैठे हुए हैं। सही बात है ना, अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, 4 मुल्कों में तो माशाल्लाह से हैं बॉयज़ हमारे, मतलब लोग हमारे। बॉयज़ क्या, बॉयज़ कुड बी बॉयज़, गर्ल्स एंड बॉयज़ बोथ, मैन वुमेन, ये बोल देता हूँ। यार मिशन मजनू फिल्म देखी आपने? मिशन मजनू हमने देखी। कैसी लगी आपको? यार मैं तो सोच रहा था बहुत थकी हुई मूवी होगी, लेकिन इट वाज एन एंटरटेनिंग मूवी विद जिसे देखा जा सकता था। लेकिन उसमें जो उनकी जनाब और चीज़ें, जो चीप चीज़ें जो चली आ रही हैं मुसलमानों के लिए, आई वुड से चीप बट क्लीशे जो चीज़ें वो चली आ रही हैं। बट रावलपिंडी में टोपी पहने हुए बॉयज़ हमारे, ठीक है, यहाँ पर सबके जो है रावलपिंडी के लड़कों के सारे लड़के लॉकेट हुआ है, ठीक है, तावीज़ और जनाब सलाम। यार पिंडी बॉयज़ को तो मतलब गलत है ये, हमारे पिंडी बॉयज़ की तरह से नहीं नजर आया उसमें। हाँ, हो सकता है कहीं करीब करीब हो, तो वो कल्चर ही खराब कर दिया पिंडी बॉयज़ का इन्होंने। मगर जैसे उसमें जैसे मोरारजी देसाई के बारे में दिखाया गया है कि हुआ ये कि उसमें काओ जो द काओ वाज द पर्सन हु फॉर्म्ड रॉ, ही वाज वन ऑफ द बेस्ट इंटेलिजेंस ऑपरेटिव इन द वर्ल्ड, जिसने रॉ खोली। काओ एक बंदे का नाम है। तो काओ वाज क्लोज टू इंदिरा गांधी, और फिर जब इमरजेंसी लगी तो मोरारजी देसाई थॉट दैट काओ हेल्प्ड इंदिरा अ लॉट, जो इमरजेंसी में हुआ इंडिया में। लेकिन जब मोरारजी देसाई आए तो ही वाज अगेंस्ट काओ एंड रॉ, एंड ही स्टॉप्ड ऑल। ये जो बात सही है कि स्टॉप्ड ऑल एंटी पाकिस्तान ऑपरेशंस, वो जो फिल्म में दिखाया वो फिल्म में दिखाया। और फिर उन्होंने बातों में जनरल ज़िया को जो इनफेमस कॉल है कि ज़िया को बता दिया कि हम जानते हैं कि आप क्या करना चाह रहे हैं, और फिर ऑपरेट हुआ और चीज़ों पे। ये सच्ची कॉल थी? सच्ची कॉल थी। ओके, ये सच्ची कॉल थी। बाकी सारी झूठे, लेकिन हम वो बात करें जो सच हुआ था, जो सच हुआ था, जो फैक्ट है चीज़ों पे। ऑब्वियसली फिक्शन भी एक फैक्ट से ही उठाया जाता है ना। हाँ, चीज़ों पे। तो वो थी चीज़। आई डोंट थिंक इजरायली पार्ट वाज ट्रू है। नहीं, Israelis were never interested in taking Pakistan, because Pakistan and Israel had a very good relations, इंटेलिजेंस वाइज, सिक्योरिटी वाइज। और उस ज़माने में भूल जाते हैं कि पाकिस्तान अफगान वॉर्स में बाद में पाकिस्तान ने जितनी गन्स ख़रीदी तो प्रोक्योरमेंट थ्रू इसराइल हुई थी AK-47 की, तो जो अफगान जहाद में यूज़ हुई। चार्ली विल्सन्स वॉर, अपना मूवी इट हैज़ दिस रेफरेंस टू, बट वी हैड अ गुड रिलेशनशिप, बट सेइंग द इजराइलीज वुड कम एंड बॉम्ब, वो तो आ गए थे, वो तो उन्होंने दिखाया था कि कहूटा के ऊपर कोयटा में अटैक करने आ गया, और वो फिर एंड पे उसने बोला भाई वापस बुलाओ,
एंड स्टफ लाइक दैट. इतनी देर में वो आ भी गए, हमारे रेडार्स भी नहीं देखे, मगर खैर हमारे रेडार ने जब उसामा के लिए लोग आए थे नहीं देख पाए थे, ओह माय गॉड. ना चीज़ों पे ना, बिकॉज़ they कहाँ flew से from- कहाँ अटैक हाँ. किया आपने यार. लेकिन Anything could happen in Pakistan ना. ये तो है. लेकिन ये आप कह रहे हैं कि आधी चीज़ें सच थी और आधी चीज़ें झूठ थी. बिल्कुल. और ऐसा हुआ था कि वो बंदा गया और उसने फिर देखा ये कि इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स वर्क इन दिस एरिया, दिस इज हाउ, मतलब वाकई में उनका एक नेटवर्क था जो कि हमारी आईएसआई ने ब्रेक किया, बट ऑब्वियसली वो उनके नाम भी होंगे और चीज़ें भी होंगी, बट दैट इज वो कहते हैं एक था टाइगर वाला जो कैरेक्टर है वो रियल है. yeah, he lived in Karachi, Major Kaushik or something. हाँ ऐसे कुछ. And he studied from Karachi University जी. Okay. अपना recruited in Pakistan Army, मेजर तक गए. ओह. और फिर became, और क्योंकि काउंटर इंटेलिजेंस होती है फौज में भी या किसी भी इंटेलिजेंस, जो इंटेलिजेंस वालों को देखती है, ऐसा ही है. और काउंटर इंटेलिजेंस ने उन्हें पकड़े गए और फिर उनकी हीरो बनते बनते रह गए. मगर उसमें एक था टाइगर में तो बन गए थे हीरो. हाँ. मगर खैर ही डाइड इन एज एनी स्पाई, यू डाई इन मिजरी, और ही डाइड इन अ जेल इन पाकिस्तान. हाँ. उनकी फैमिली अब तक रोती है, बट ऑब्वियसली इट बिकेम अ थिंग. कुलभूषण यादव को देख लें. आई डोंट नो. कुलभूषण यादव. सो अभी द स्टोरी गोज, एंड आई कुड टेल यू इन समथिंग. एक हमारे थे उजैर बलोच थे लियारी में, वो थे ना. अभी मेरे ख्याल से 15-20 केसेस में उनके वो क्या बेल हो गई है, सुना है शायद. अच्छा जी. अच्छा. बड़ी हैरत की बात है, क्यों? इतने लोग मार के बेल हो जाती है. हाँ अच्छा, ये पाकिस्तान तो में. अच्छा. तो सुना है कि वो जब इंटेरोगेशन शाहरुख हुई जतोई और वो पकड़े गए. अच्छा मुझे नहीं पता था. तो जो थे एक लियारी के लॉर्ड, तो वो पकड़े गए. जब उनसे इंटेरोगेशन हुई तो कि भाई तुम क्या कर रहे थे, ईरान जाते थे, बिकॉज उजैर बलोच इज़ एन ईरानियन बलोच, ही इज़ डुअल नेशनलिटी, ईरान की भी और यहाँ भी. तो पता चला, हमने तो उन्हें पकड़ा था कि ईरानियन कनेक्शन के लिए कि तुम ईरान के एजेंट हो. तो उन्होंने कहा हाँ जी, मतलब हो गई गलती हमारी, हम आपके लिए भी थे उनके लिए भी थे. मगर फिर उन्होंने कहा कि जी मेरे साथ एक आदमी मिला था जो इंडियन एक्सेंट में बात करता था. ओह. और वो कुछ इस जैसा था कि यहाँ से हमारे लोगों को एक लीड मिली. तो उन्होंने फिर जो पटेल साहब थे उन्हें देखा कि वो ईरान में, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली ईरान लैंड हैज़ बीन यूज्ड एंड अब्यूज्ड अगेंस्ट पाकिस्तान ना. चीज़ों पे हमने भी ब्रिटिश इंटेलिजेंस और CIA के साथ ईरान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किए. जंदुल्ला बनाई, नॉट दिस जंदुल्ला बता था, अली रेगी वाली. बट हम वहाँ पे बैठे हुए थे वो लोग इंडियंस, उनकी पोर्ट में चाबहार में. तो वहाँ पे हमने इंटरसेप्ट किया, फिर उसे इंट्रैप किया, और जब वो पाकिस्तान आया और अपेरेंटली वो पकड़ा गया, विच इज़ द बिगेस्ट कैच ऑफ द सेंचुरी फॉर पाकिस्तान. रियली? बिकॉज कि हमें तो पता ही नहीं कुलभूषण यादव के बारे में. मुझे तो कुलभूषण अक्षय खन्ना जैसा बंदा लगता है और मुझे नहीं पता कि है क्या उसका काम. मिलता है अक्षय खन्ना से, मगर वो काम नहीं है उनके अक्षय खन्ना वाले. वो आते, he went to बलूचिस्तान 4 times. 4 times? इनसाइड ही वाज एक्चुअली एक जो अजित दोवल का ओवर कॉन्फिडेंस है ना, उसकी वजह से मारे गए. सो अजित दोवल प्रॉब्ली, और कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे इस पे, अपने एसेट पे, एंड ही बिकेम टू मतलब अग्रेसिव इन ऑपरेशंस और सारी चीज़ें. हाँ जाओ पाकिस्तान कोई नहीं पकड़ेगा, मतलब सर मतलब हाजिर आपके लिए. तो ही बिकेम ओवर, तो ही वाज सपोर्टिंग सर्टन इंसर्जेंट्स, स्मगलर्स इन बलूचिस्तान. बिकॉज बलूचिस्तान को एक आपको समझने की ज़रूरत, बलूचिस्तान के कभी हालात नहीं बदलने वाले, क्योंकि बलूचिस्तान में से 90% दुनिया की ड्रग ट्रांजिट होती है. तो बलूचिस्तान में चाहे वो लश्कर जंगवी आ जाए, चाहे BLA आ जाए, BRA आ जाए, ऑल बलूचिस्तान इज़ डन बाय स्मगलर्स, नार्को ट्रेडर्स चीज़ों पे. तो वो तो एरिया सही होने वाला नहीं है. तो वहाँ पे आप पैसे देके किसी को भी ख़रीद लें चीज़ों पे जो स्मगलिंग में इन्वॉल्व हैं. तो कुलभूषण यादव केम हेयर मल्टीपल टाइम्स. कहते हैं एक बार लियारी में भी आया था, कहते हैं एक बार आया था, एंड ही वाज कॉट. और अपेरेंटली इंडिया नेवर एक्सेप्टेड के ही वाज. फिर मुंबई में उसका घर देखा, फिर पूना में उसका एक फेक पासपोर्ट निकला, देन बिकेम अ स्टोरी. फिर तो उन्होंने इंडिया ने अपने इंटरनेशनल कोर्ट में भी केस कर दिया कि हमारे बंदे को वापस करो इस वक्त. लेकिन वो तो खैर, बट इंडिया डजंट से कि ही वाज अ स्पाई, ही वाज, दे से समथिंग कि दे से कि किडनैप हुआ, बट एवरीबॉडी नोज हिज स्टोरी.
तो कहीं मेरे ख्याल से उज़ैर बलोच को इसलिए कुछ 5-6 जगहों पे 15 केसेस पे फ्री हो गया, पतला हो गया वैसे बहुत। अच्छा, हो सकता है। आप बताएं दानियाल, वो रह पाएगा जब निकल जाएगा पाकिस्तान, मतलब उससे जेल से, उज़ैर बलोच मुझे कराची? नहीं पता भाई, मुझे इस बारे में बिल्कुल भी अच्छा, नहीं पता। कहते हैं नहीं, रह नहीं पाएगा। मुझे अच्छा बिल्कुल चलें, भी सही, अंदाज़ा नहीं है इस चलें चीज़ का। चलें। अब तो खैर कहानी बहुत आगे बढ़ गई है इन चीज़ों से। अब तो अभी अब मुल्क आई के हालात ही पर्सनली ऐसे हैं कि ये सारी चीज़ें ना बाद एंड में। आई पर्सनली थिंक दानिश वैसे दानियाल, दानियाल, हाँ, अपार्ट फ्रॉम व्हाट हैज हैपेंड एथनिक, हम लोग बात कर रहे होते हैं उर्दू पंजाबी, आई थिंक द क्लास बेस्ड आइडेंटिटी हैज टेकन ओवर एथनिक बेस्ड आइडेंटिटी। तो अगर मैं अरबपति हूँ या बिलियनर हूँ या मैं केजीएस में पढ़ रहा हूँ या लम्स में, रिगार्डलेस मैं महाजिर हूँ या पंजाबी हूँ या कश्मीरी हूँ या बलोच हूँ, मेरा एटीट्यूड सेम होगा। ये तो है, तो अगर मैं सिंध क्लब मेंबर हूँ या बोट क्लब मेंबर हूँ, मेरा एटीट्यूड वही होगा, सही बात है। प्रॉब्ली विद अ सूटेड टाई। तो आई थिंक क्लास बेस्ड आइडेंटिटी इज टेकन ओवर रिसेंटली देन एथनिक बेस्ड आइडेंटिटी। और अमीर बंदा को तो रेस वेस से कोई फ़र्क ही नहीं होता, वो तो अमीर होते हैं भाई। हाँ, और वो एक दूसरे के लिए भी रेसिस्ट नहीं होते हैं भाई। तुझे कितने पैसे कमाने, तू क्या कर रहा है, मेरी इसमें मदद कर, मैं तेरी इसमें मदद करूंगा, बात ही खत्म। हम ऐसा पैसा कमाएगा, तू भी ऐसा पैसा कमा, ये होता है, और पैसा कहते होता है हैं कि उनका। हमारे जो महाजिर हैं उनके ज़्यादातर फ्रंटमैन सिंधी होते हैं, सिंधी हमारे भाई हैं उनके महाजिर होते हैं। ओह अच्छा, इस हवाले से बात हो रही है। हाँ ये तो है। अच्छा, दूसरी किताब के बारे में बताएं ज़रा। जी, दूसरी किताब इज कॉल्ड कराची स्टोरी। द कराची स्टोरी, स्टोरी ऑफ अल-कायदा एंड पॉलिटिकल ओह माय। इकोनॉमी। अल-कायदा केम इन कराची इन 2000, जब 2000 9/11 के बाद, 2000 के बाद कराची became the head of quarters for अल-कायदा क्या? temporarily for about 2 years. Yes. तारिक रोड में और सिंधी मुस्लिम में कुछ 4 से 5 घर थे, कोई 3-4 फ्लैट थे, फुली ऑपरेशनल काम चल रहा था अल-कायदा का। और यहाँ से बैठे हुए यमन में अटैक हुआ, कराची से बैठे हुए इंडोनेशिया में हुआ, ऑस्ट्रेलिया में हुआ। खालिद जो शेख खालिद मोहम्मद था जिसने डैनियल पर्ल को ज़िबा किया, जिसने अरे कत्ल भाई किया, यार क्या किस्सा और बता दिया। और ही लिव्ड इन कराची। ये एसनाबाद कराची में एक एरिया है जिसमें घर लिया गया। एक आदमी था सऊद अजीज़, आई थिंक जमात इस्लामी वालों से पूछना चाहिए हु सऊद अजीज़। तो वो सऊद अजीज़ जो थे वो उन्होंने एक जगह, उनका घर था जिसमें खालिद शेख मोहम्मद और उनके भांजों ने डैनियल पर्ल को मर्डर किया, क्यों बेहेड किया? किया। क्यों They किया probably अली think भाई, क्यों किया? दे प्रॉब्ली थिंक फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव, क्योंकि मेरी एक स्टोरी थी डेली टाइम्स में, आई इंटरव्यूड द चीफ प्रोसिक्यूटर जो गुंतानामो बे में था, मेरा दोस्त भी जनरल कर्नल डेविस मॉरिस नाम है उनका। आई इंटरव्यूड हिम एंड आई हैपेंड टू गो टू यूएस एंड मीट देम एंड एवरीथिंग एंड व्हाट हैपेंड, बिकॉज कुछ अमेरिका में किताबें छपी, उसमें हमारी भी रिसर्च उस पर है। तो दे से कि डैनियल पर्ल वाज एन एजेंट ऑफ CIA, बट CIA का एजेंट उन्हें यहाँ पे CIA हैव नेवर यूज जर्नलिस्ट अभी, दे हैव इंटेलिजेंस फार सुपीरियर, लोकल इंटेलिजेंस है, सर्वेलेंस है, वो लोग भूल गए। बट आई थिंक डैनियल पर्ल को बिकेम अ टारगेट बिकॉज ही वॉज अ जू, जस्ट बिकॉज ही वॉज अ जू। आप जितनी भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ले लें ना, फ्रॉम माई परस्पेक्टिव, आई कुड बी रॉन्ग, आई कैन नॉट बी एक्सेप्ट, बट फैक्ट तो ये है ना कि कराची में उसे बीहेड किया, और पाकिस्तान का नाम सबसे ज़्यादा बदनाम जो हुआ वो आफ्टर डैनियल पर्ल बेहेडिंग हुआ। सऊद अजीज़ थे जिनके घर में, और अनफॉर्चुनेटली जमात इस्लामी कराची चैप्टर and overall had been a mother, ideological mother of terrorism in Pakistan ना। जैसे सैयद कुतुब इजिप्ट में थे, ऐसे ये लोग थे, and they were all part, मैं अभी की बात नहीं कर रहा, मैं पहले की बात, they openly, हमारे जब फौजी शहीद हो रहे थे जमात इस्लामी उन्हें शहीद नहीं कहती थी। जब हमारे खालिद शेख मोहम्मद जब रावलपिंडी से पकड़ा गया, तो एक जमात के नाजिम के घर में शेल्टर ली हुई थी जमात इस्लामी की। एक कराची में एक गुलशन मेमार में एक छापा पड़ा जहाँ ऑस्ट्रेलियन रिचर्ड रीड था, क्या था, जो शू बम्बर था, वहाँ पे पना दे के ऑस्ट्रेलिया जा रहा था बॉम्बिंग करने, जिसकी वजह से आज भी आप जूते चेक होते हैं पूरी दुनिया में, वो पाकिस्तान कराची एयरपोर्ट से ही उड़ के जा रहा था बंदा जो जूतों में बम था जिसके ना, जब भी आपके जूते उतरते हर एयरपोर्ट पे। अच्छा। तो वो भी जमात इस्लामी की एक नाज़मा थी खातून, आई थिंक शाहिद अली ख़ान जो हॉकी प्लेयर थे उनकी वाइफ थी पाकिस्तान में।
तो वो थी। तो जमात इस्लामी को जो आज जमात इस्लामी देख रहे हैं, हाफिज़ नईम, आई हैव ऑल द रिस्पेक्ट फॉर देम। आई लव हाफिज साहब, हाफिज़ ही इज साहब, अमेजिंग। हाँ, मगर हाफिज़ साहब को एक बात कहनी चाहिए, कंडेम करनी चाहिए चीज़ें। मैं अली भाई इसका ना मैं आपको जवाब देता हूँ काउंटर। वो ये कि देखें, अगर हम हर पॉलिटिकल पार्टी को देखेंगे ना, हाँ। हर पॉलिटिकल अच्छा, पार्टी ने मगर ऐसी ऐसी दानियाल, मैं डार्क रियल काटूं, जी। you banned MQM, you banned other political parties. Jamaat Islami never got banned after all these things. व्हाट डू यू वांट? फौजी को शहीद नहीं कहा, हाँ, मारे जाने को। पाकिस्तान, they were more loyal towards a certain ideology, but heads off to them. जमात इस्लामी, शायद जमात इस्लामी ने ज़िया के वक्त पे एक एजुकेशन मिनिस्ट्री ले ली थी, तो उन्होंने जान के ली थी इतना इंडोक्ट्रिनेट करो कि जमात इस्लामी कभी बैन ना हो चीज़ों पे। लेकिन बात ये है कि अगर अभी की हम बात करते हैं ना, अभी इस वक्त तो उनका नज़रिया मुझे लगता है कि कराची की हद तक तो बहुत ही ज़्यादा मुख्तलिफ है। कराची जमात इस्लामी राइट नाउ इज मोर प्रो महाजिर, या खुल के बात एंड करें, मोर प्रो कराचीआइट्स, मोर कराचीआइट, हैज़ अ ट्रैक रिकॉर्ड। हाफिज़ नईम ने के इलेक्ट्रिक से लेके सब पे लड़ा चीज़ों पे, मतलब हैज़ अ ट्रैक रिकॉर्ड, मतलब अब चीज़ों पे। लेकिन कराची में थंडर स्क्वाड भी इन्होंने बनाया, मतलब हम अपने ऑडियंस को दोनों चीज़ बताएं, दोनों चीज़ें बताना दोनों बहुत चीज़ें ज़रूरी है। बताएं। जमात इस्लामी एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट, ऑर्गेनाइज्ड जमात है, लेकिन कराची लिबरल शहर है ना? और कराची में जो वोट भी हाफिज़ नईम को पड़ा है, जमात इस्लामी को नहीं। आई एग्री विद दिस। हाफिज़ नईम और रहमान साहब को मेरी नज़र में कराची और पीटीआई से मायूसी की वजह से बुग्ज़ माविया नहीं हुब्बे अली में पड़ा, कुछ इस टाइप का। हाँ, लेकिन काम ये है कि उस बंदे ने आवाज़ उठाई जिस बेसिस पे पड़ा। और और एक और चीज़ ये है कि हम जब किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात करते हैं ना, पाकिस्तान में जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी का इतनी ख़तरनाक डार्क रियलिटी भी है। एक वो हिस्सा भी है जिस पर कोई पॉलिटिकल पार्टी उस बात को दबा के रखती है कि यार इस बारे में तो बात ही ना करो हमारी। ये है इवन तो MQM के अंदर, पीपल्स पार्टी के अंदर, ANP के अंदर, PMLN के अंदर, PTI के अंदर। तो इसी वजह से अब मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी की 100% साइड लेना ही छोड़ दी कि यार मेरा तो किसी से ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि एक बहुत ही ख़तरनाक रियलिटी भी हमें पता है। तो वी वर टॉकिंग अबाउट अल-कायदा इन कराची इन पॉलिटिकल इकोनॉमी। सो एक अल-कायदा का प्लान था कि इन्होंने एक प्लेन हाईजैक किया कराची प्राइवेट फ्लाई क्लब से, एंड दे वर सपोज टू लैंड दैट प्लेन ऑन द अमेरिकन कॉन्सुलेट इन कराची। दिस वाज इन 2004। व्हाट? इंटरसेप्ट किया वो लोग नहीं, लेकिन आफ्टर 2 or 3 days, आपको याद है फ्रेंच एम्बेसी बॉम्बिंग हो गई, तो उनका एक जो सुसाइड बम्बर खड़ा रह रहा था एम्बुलेंस पे, तो वो अमेरिकन कॉन्सुलेट को हिट करना चाहता था। लेकिन उसने क्या किया कि एक देखा, उसने कहा एक बस जा रही है जो फ्रेंच इंजीनियर्स गोरों के साथ जा रही है, तो मैं उसे हिट कर देता हूँ, तो हिट दैट। और अगुस्ता सबमरीन वगैरह का बाद में फ्रांस में केस हुआ, बट ऑब्वियसली दैट was more politically maneuvered, but Al-Qaeda hit that French Navy जो अगुस्ता के इंजीनियर्स आए हुए थे। उसका सबूत ये है कि आफ्टर अ वीक और 3 days बाद अमेरिकन कॉन्सुलेट पे भी एक सुसाइड बॉम्बिंग हो गई थी कराची में ना। तो वो अल-कायदा बड़ा एक तरह से पाकिस्तान के इदारों को भी ना परेशान करके रख दिया होगा इन लोगों ने यार। एक्चुअली पाकिस्तानी इदारों ने उस ज़माने में एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी ली कि हिजबुल मुजाहिदीन जो पाकिस्तान की मदर जिहादी ऑर्गेनाइजेशन थी, और जब मुशर्रफ साहब आए उन्होंने कहा इन्हें ख़त्म करो, स्प्लिट करो, बिकॉज दे हैड टू मच अल-कायदा और अरब इन्फ्लुएंस। तो दे वांटेड टू हैव अ पाकिस्तानी ओरिएंटेड जिहादी जिन पे अरब इन्फ्लुएंस जिसे हम लोग कंट्रोल कर पाएँ, और हल्के हल्के करके मसूद अजहर साहब भी उस डॉक्ट्रिन का हिस्सा थे, बहुत आए। और फिर जब मुशर्रफ साहब पे खुद अटैक हुआ तो मुशर्रफ साहब ने उन्हें उस प्रोजेक्ट को भी ख़त्म किया, बिकॉज मुशर्रफ रियलाइज्ड कि द स्नेक्स हैव कम टू बाइट हिम। जो इंडिया बात करता है वो बिल्कुल ठीक कहता है कि अपने बैकयार्ड में जब आप सांप पालोगे तो अपनी घर में तो पहुंचेंगे वो। मुशर्रफ पर जो अटैक हुआ था वो भी उन्हीं की तरफ से हुआ था। जी, उन्हीं की एक ऑर्गेनाइजेशन थी, मौलाना मसूद के ही कुछ लड़के थे जो पाकिस्तान एयरफोर्स से ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने उन पे किया था। गॉड सेव देम, क्योंकि वो ट्विन बॉम्बिंग। अगर आप उस गाड़ी की तस्वीर देखें, हेड्स ऑफ टू मुशर्रफ साहब के, उनके असाब उनके वो रहे, वरना बहुत सारे लोग इसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। बट सो कमिंग बैक टू कराची, तो अल-कायदा वाज पार्ट ऑफ इट। देन कराची में जो क्राइम है वो भी एक हिस्सा है कि पॉलिटिकल इकोनॉमी, पार्किंग माफिया। आप देख लें कराची में डेजिग्नेटेड एरियाज़ हैं पार्किंग के, लेकिन यहाँ पे वो
पूरे कराची से आप पैसे लेते हो। MQM को आप कहते हो कि भत्ता लेती थी, आज कौन भत्ता ले रहे हैं? आप एमक्यूएम को सपोर्ट करते हैं, MQM की बहुत सारी बातों को सपोर्ट करते हैं। लेकिन आप ये भी तो माने कि स्ट्राइक्स का जो एक पूरा जो गलत बात है उसे सपोर्ट नहीं करते। मतलब ये है कि भत्ता माफिया होगा, उसके अंदर भी था, उसके अंदर भी बहुत बड़ा हाथ था आप उनका। यार बोरीबंद आज खुल के बोरीबंद बात, एक लाश। सेकंड खुल के बात करते हैं। अगर आपका 100 रुपए का गल्ला था, आप एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप उसमें से 5 रुपए MQM को दे देते थे, एग्जाम्पल दे रहे ना, तो उसमें आप एक काउंसलर, यूनिट इंचार्ज, MNA MPA तक पहुंच जाते थे। घर की डाइवोर्स से लेके किराए के मसले वहाँ पे हल हो जाते थे, राइट? तो इट बिकेम अ सोशल नेटवर्क विद इन कराची, जहाँ पे आपके मसाइल हो जाते हैं। पुलिस और अदालतों में तो कोई जाना नहीं चाहता। हमारे ख्याल से तो दे आर द प्रॉब्लम इन कराची। तो यू हैड अ पॉलिटिकल पार्टी, गुड और बैड, whom you had access to, मेरे ख्याल से ना। अच्छा, That's a good thing. That was a good thing about MQM. अब आते हैं ऑपरेशन बोरीबंद, लाशें और सारी चीज़ें। 95 कराची में हड़तालें, हाईएस्ट तबीयत से हड़तालें, जुडिशल एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स। MQM ने रिटेलिएट नहीं किया बहुत सारी चीज़ों में। जो शोधा कब्रिस्तान है, MQM की बहुत सारी बातों से इख्तिलाफ, लेकिन हम लोगों की बहुत शॉर्ट टर्म मेमोरी है। अगर MQM शायद उस ज़माने में नहीं होती तो बहुत सारे हालात और भी ख़राब होते। पक्का किला हो गया, कस्बा अलीगढ़ हो गया। आई थिंक वी शुड नॉट फॉरगेट इट। आई हैव लॉस्ट अ वेरी गुड फ्रेंड, अली रज़ा आब्दी, आई वांट टू से, इन दैट बैटल। उसका क्या कसूर था, या किसने कत्ल किया, या उसने बेचारे ने किसको कत्ल किया था? जो वो बेचारा कभी नहीं, इतना बड़ा हादसा हुआ। people, पढ़े लिखे इंसान थे बहुत ज़्यादा। आई थिंक लॉट ऑफ पीपल कंट्रीब्यूटेड। अच्छाइयाँ बुराइयाँ जैसे आप कह रहे हैं जज करने पे, सब पॉलिटिकल MQM की भी गलतियाँ थी, मगर यू बिकेम अ हेट, क्योंकि MQM के खिलाफ 90 से इतना बड़ा प्रोपेगेंडा। 9 बजे का खबरनामा लगता था, उसमें दिखाते थे 3 लोग जो ड्रग्ड हुए हुए हैं कि हमने इतने लोगों को कत्ल किया, और वो सारी चीज़ें। वो MQM लाइक President Zardari, former President Zardari, has faced the biggest, campaign और propaganda against them. तो आपके mindset जो create हुए हैं चीज़ों पे, regardless of what happened चीज़ों पे, और MQM ने की भी गलतियाँ हैं, नहीं है, ये नहीं कह सकते कि नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने 10 चीज़ें की हैं तो 50 चीज़ें अच्छी भी की हैं। तो आई लुक एट 50 चीज़ें अच्छी। और अब कराची में तो आपका आफ्टर MQM और व्हाट हैज़ हैपेंड, आई थिंक अभी जो मर्जर हुआ है, इट्स अ वेरी गुड थिंग। इट शुड हैव हैपेंड अबाउट 6 months बैक, व्हेन आई थिंक मुस्तफ़ा कमाल अगर मेयर कैंडिडेट रन करते तो MQM वुड हैव वन विद अ गुड टाइम, बिकॉज बहुत सारे लोग जो MQM के सपोर्टर नहीं है मुस्तफ़ा कमाल को सपोर्ट करते बिकॉज ऑफ व्हाट ही हैज़ डन फॉर द सिटी। अगर मुस्तफ़ा कमाल को एज अ मेयर कैंडिडेट, अगर वो एक्सेप्ट भी करते हैं, अभी लॉन्च करती विद अ गुड कैंपेन ऑफ नॉट बिलियंस स्पेंड बाय सम अदर कैंडिडेट्स, बट तो मुस्तफ़ा कमाल वुड हैव ईज़िली वन, रियली। लेकिन इवन विदाउट अल्ताफ सेन। लेकिन यार अली भाई, अभी तो रियलिटी थोड़ी सी मुख्तलिफ है काफ़ी हद तक। अभी कैंपेन वाली बात से भी मैं एग्री करूँगा कि कैंपेन भी अच्छी होनी चाहिए थी उनकी तरफ से, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ग्राउंड रियलिटी काफ़ी मुख्तलिफ है। लोग बहुत ज़्यादा मायूस हो गए हैं MQM से। जो मामलात जो आप कह रहे हैं कि यार 10 बुरी बातें की थी ना, लेकिन वो 10 बुरी बातें इतनी ज़्यादा ख़तरनाक थी और इतनी ज़्यादा ख़तरनाक हो गई थी, क्योंकि मैंने तो वो टाइम गुजारा है बहुत ज़्यादा, स्पेशली 2008 से 2013 वाला। ऑलवेज ब्लेम MQM फिर। अब लेट्स अबाउट 2007 ऑनवर्ड्स बता दूं, 2002 से लेके 2009 तक भी तो MQM थी ना। तो अच्छा, मगर मसले कहाँ क्रिएट हुए यार? कोई आपको मारने आ रहा है, आपकी ना पुलिस ना लॉ इन्फोर्समेंट उसे अरेस्ट करने के लिए तैयार है, तो आप क्या करोगे? मर जाओगे या रिटेलिएट करोगे? बाद लोगों ने रिटेलिएट किया तो शहर के हालात ख़राब हुए। मेरा सवाल है, वेयर वाज द पुलिस, वेयर वाज द आर्मी, वेयर वाज द रेंजर्स इन 90s और अप टिल 2015-16? आप आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक की लड़ाई होती है जब मार्च निकलते हैं, राइट? तो आपका जो स्टेट है वो प्रोटेक्ट करता है ना दोनों सेगमेंट्स को बाय एनफोर्समेंट ऑफ लॉ। हमारे शहर में तो पुलिस है ही नहीं। हमारे शहर में जो रेंजर्स है वो सिलेक्टेड यूज़ होती है
अगेंस्ट वट एवर थिंग्स, मगर अप टिल 2015-16 तो रेंजर्स का इतना बड़ा रोल नहीं था ना, या अब क्यों नहीं रेंजर्स हम इस्तेमाल कर रहे एक टारगेटेड ऑपरेशन कच्चे इलाकों में जहाँ से आपका क्राइम आ रहा है, वो सारी चीज़ों पे। तो कराची हैज़ बहुत, मतलब आप मायोपिक व्यू से ना देखें, कराची हैज़ इश्यूज, और सिर्फ जो एक पार्टी को ब्लेम कर दिया जाता है कि भाई नहीं, मैं तो एक पार्टी को तो कभी भी ब्लेम नहीं करता, लेकिन मैं जब पकड़ता हूँ ना उस पॉलिटिकल पार्टी को, तो उसकी बुराइयां बताता हूँ कि भाई ये था, ठीक है, लेकिन साथ में लियारी गैंग वॉर की बात होगी, ठीक है, कि उस जमाने में पीपल्स पार्टी की तरफ से उनका हाथ था, पूरा हाथ था, और ये किया उन्होंने। एमकेएम's बिगेस्ट प्रॉब्लम वाज परसेप्शन एक है, और परसेप्शन से एक बार आपको एक स्टोरी भी सुनाता हूँ। और दूसरी, एक आदमी था सीरिया में, हमारे एक दोस्त थे, वो एक बीबीसी में थे, वो सीरिया में एक आईएसएस जिहादी का इंटरव्यू ले रहे थे। तो वो उसके बाद रॉकेट लॉन्चर था, आरपीजी, ही वाज एमिंग टुवर्ड्स द टैंक। तो वो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट वर्किंग फॉर बीबीसी आस्क्ड के ब्रदर वेयर आर यू, वो जो एम ले रहा था जिहादी कहता है ब्रदर वेयर आर यू फ्रॉम। तो वो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट कहता है बीबीसी से कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। तो अपना रॉकेट लॉन्चर नीचे रख दिया, कहने के दैट्स अ वेरी डेंजरस कंट्री, पाकिस्तान इज अ विक्टिम ऑफ दैट परसेप्शन, एमकेएम टू इज अ विक्टिम ऑफ दैट परसेप्शन ना चीज़ों पे। प्रॉब्लम ये है, मैं कहता हूँ कि 2-4 लोग सियासी जमातें आपस में लड़ेंगी, स्टेट कहाँ था, या तो स्टेट का रवैया। आज कह दें, जो लोग कहते हैं कि एमकेएम के कितने लोग पकड़े हुए हैं, एमनेस्टी दें, चीज़ों पे नॉर्मल हालात लाएं। अच्छा, आइलैंड की बात हो रही थी, शोएब सडल वाज अ एक्सीलेंट पुलिस ऑफिसर, रोट अ पुलिस रिफॉर्म रिपोर्ट। उन्होंने कहा कि कराची का वाहिद हल, कराची में आयरिश कॉन्स्टेबलरी एक होती है जिसमें लोकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पुलिस होती है, ना। तो आईजी सिंध ने एक रिपोर्ट लिखी, जो कि बाद में डीजी आईबी भी बने, शोएब सडल, डॉक्टर शोएब सडल, बेचारे बहुत अच्छा आदमी। तो उन्होंने भी बता दिया, जो पंजाब से आए थे, कि कराची का, लेकिन कराची में पुलिस लोकल है ही नहीं। हम व्यू क्या है एक आम कराची का, रिगार्डलेस ऑफ पॉलिटिक्स, गुलशन इकबाल का एसएचओ गुलशन इकबाल का होना चाहिए, यही होता है, यही होना चाहिए। पीसीएचएस का ब्लॉक 2 का पुलिस, कम्युनिटी पुलिसिंग वाहिद हल है कराची। मैं अगर गुलशन में रहता हूँ और मेरा एसएचओ जो है इलाके का एसएचओ वो लाड़काना से है या फिर खैरपुर से है, तो उसको नहीं पता कि उस इलाके में क्या चल रहा है, एंड देन फिर कुछ टाइम बाद वो ट्रांसफ़र भी हो जाता है। एसएचओ को सब पता है उस इलाके में क्या चल रहा है। एक अपनाइयत होती है ना, अपनाइयत अली भाई, अपनाइयत होती है ना। मैं अपने इलाके का अगर एसएचओ बनाऊंगा ना, घर छोड़ के, अब मैं अपने इलाके का एसएचओ अगर बनता हूँ फॉर एग्जांपल, तो मेरे इलाके वालों को मेरा घर पता होगा। शेरिफ का क्या सिस्टम है, ही इज इलेक्टेड लोकली इन अमेरिका, बिकम्स हेड ऑफ अ पुलिस स्टेशन, and he becomes a sheriff because he's elected by local people. ये तो मुझे पता ही नहीं थे। This is a sheriff, ना? ये तो बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है। मतलब अगर आपको कुछ नहीं करना, आपको कॉपी पेस्ट करना है, लेकिन क्या करना नहीं है, पावर चली जाएगी। हम इंडिया की चीज़ जहाँ का कल्चर हमारा सेम है, हम नहीं इम्प्लीमेंट कर पाए, तो यहाँ का क्या करेंगे। बट बिकेम कराची को हम जब कहते हैं तो एक ब्रैकेट करके करते हैं, कराची हैज़ मेजर प्रॉब्लम्स, कराची इज़ टू बिग टू हैंडल। कराची का एक बहुत बड़ा हल है कि कराची को फेडरल सिटी डिक्लेयर कर देना चाहिए। और मैं अपने सिंधी भाइयों से आज बात करूँगा, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि थैंक यू, आपने हमें जगह दी, हमने भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट किया, लेकिन अगर हम सिंधी हैं, उर्दू स्पीकिंग महाजिर, तो और आप कहते हो कि हम सिंधी हैं, तो कोटा सिस्टम क्यों है आज तक? यानी यू थिंक वी आर डिफरेंट, और यू हमारे साथ एक इंस्टीट्यूशनल रेसिज्म हो रही है। क्या हो रहा है कि देयर इज अ कोटा सिस्टम। इफ यू थिंक वी आर वन और वी आर सिंधीज, देन व्हाई कोटा सिस्टम भाई? डिवीजन किस बात का है? हाँ, डिवीजन क्या बात का? एंड आई थिंक लॉट ऑफ सिंधीज एग्री टू इट नाउ। हाँ, जो पढ़ा लिखा, देखिए जो पढ़ा लिखा, या फिर हर तबके में जो पढ़ा लिखा या जो रैशनल थिंकिंग वाला तबका है ना, जो इंसान है, वो समझता है कि हाँ यार ये गलत हो रहा है। मैं कराची वाला हूँ, ठीक है, और बड़ी बात कर रहा हूँ मैं कराची वाला हूँ। मैं सिंधियों के मसलों को भी समझता हूँ कि सिंधियों के साथ क्या हुआ है, स्टेट ने क्या किया है। मैं कराची वाला हूँ, मैं पख्तूनों के मसले को समझता हूँ कि उनके साथ क्या हुआ है। मैं कराची वाला हूँ तो मैं बलोच के मसले को समझता हूँ। मैं कराची वाला हूँ, मैं शिया के मसले को समझता हूँ। मैं कराची वाला हूँ, मैं बाकी
फ़िरक़ों के मसाइल को समझता हूँ कि मेजॉरिटी ने माइनॉरिटी के साथ क्या किया। मैं कराची वाला हूँ, मैं हिंदुओं के मसले को समझता हूँ पाकिस्तान के, क्योंकि मुझे अंदाज़ा है इस चीज़ का कि कितना जुल्म अरे हुआ है। भाई क्योंकि यार मसला ये है कि मैं कोई हमारा मसला समझता है कि नहीं। आज तक किसी सिंधी इंटेलेक्चुअल ने, जब भी 95 की एमनेस्टी रिपोर्ट है, कराची में 2,500-3 हज़ार लड़के मार दिए थे एक्स्ट्रा जुडिशल, कभी भी सिंधी एक इंटेलेक्चुअल ने खड़ा होकर, मेरी एक सवाल है, खड़ा होकर कहा कि इनके साथ ज्यादती हो रही है माजरा। हमेशा कराची वालों ने कहा कि यार इनके साथ ज्यादती होनी चाहिए। एड भी यहाँ से जाती है, चाहे वो जफ़र अब्बास ले जाता है या सैलानी ले जाता है, वहाँ से एड आई कराची का। आपको पता है वहाँ से एड आए या ना आए, अली भाई, ये तो हमारा कल्चर, ये तो हमारा कल्चर है। और मैं और हम एक्सेप्ट भी नहीं कर, नहीं, and they are एक्सपेक्ट भी नहीं jolly करता good मैं। people. I personally believe in GM Sayyed's philosophy. He was a good man. हमारा तो हर कोई गद्दार। And a funny side about GM Sayyed, एक हमारे रिश्तेदार थे, उनका इलाज कर रहे थे और आखिर I don't know if I could say this, उन्हें एक अस्पताल में दाखिल थे, तो he was a witty man too, तो कहने लगे कि आप मुस्कुरा क्यों रहे सईद साहब? तो GM सैयद ने कहा मुझे मौत के फरिश्ते नज़र आ रहे हैं। तो फिर मुस्कुरा के कहने लगे, और वो भी पंजाबी हैं। तो I laugh at this, and हमारे पास Ayaz Faleez is a good friend, अपना we talk about it. I think Sindh overall needs एक यहाँ किसान हारी पार्टी होती, मिडिल क्लास रिप्रेजेंटेशन ना चीज़ों पे, रिगार्डलेस ऑफ एथनिसिटी। हम सबसे पहले सपोर्ट करेंगे यार चीज़ों पे। हमारे सूबे को देख के हमें सिंध इज बिकम द अफ्रीका ऑफ पाकिस्तान ना, डार्केस्ट रीजन, मतलब प्रोविंस इन पाकिस्तान। मतलब आप कितना रहम करें आए अपने शहर, मतलब रोते हैं। मतलब I'm not only, मैं नोहा सिर्फ कराची का ही नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं सिंध का भी पढ़ रहा हूँ। मतलब it's so sad as what has happened to Sindh overall yes। हाँ, मगर कराची का वाहिद हल फेडरल कराची हम मानते हैं चीज़ों पे कि फेडरल। और मैं कहता हूँ कायदे आज़म ने कराची को जब कैपिटल ऑफ पाकिस्तान बनाया, तो आप वैसे आप कायदे आज़म की हर चीज़ मानते हैं एज ए गॉस्पेल, ये क्यों नहीं मानते? क्योंकि एक डिक्टेटर ने अलग क्या कहते हैं कि जी वो समंदर के साथ नहीं होना चाहिए अपना कैपिटल, तो वो तो लंदन तो इंग्लैंड तो पूरा ही आइलैंड है, ऑस्ट्रेलिया भी पूरा आइलैंड है ना, तो अब रॉकेट कहीं भी आ सकता है अब न्यू एज में। हाँ, तो यार फाइनेंशियल कैपिटल ही कहते हैं। ये बात सही कि आपने कि रॉकेट तो कहीं भी आ जाता है ना अभी तो दैट। हाँ, वो नेवल ब्लॉकेड के बारे में बोलते हैं, बट आई थिंक इट्स ऑल स्टोरीज। कराची है कोई ना कोई तो रीज़न चाहिए था ना। एक होता है ना, आपको टोपी करानी होती है कुछ काम ना करने के लिए, तो एक रीज़न चाहिए था कि भाई ये रीज़न है, इस वजह से हम इसको शिफ्ट कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट। बड़ा जुल्म है। मैं तो पूरी तरह से बर्न आउट हो गया ये सारे मसाइल सुन के, और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कॉन्वर्सेशन रही अली भाई आपके साथ। वापस कब आना होगा आपका? बिल्कुल, अल्लाह करे कि इंशाल्लाह ये जाएगा पूरा। और मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ, और थोड़ा सा एक्साइटेड लेकिन थोड़ा सा डर भी है, नर्वस भी हूँ कह सकता हूँ। लेकिन ये है कि मैंने तो बहुत इन्जॉय किया, और मैं चाहता हूँ कि यार थोड़ा बोलने की आज़ादी होनी चाहिए इस मुल्क में। ठीक है, क्या मसला है यार, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? हम लोग चाय के ढाबे पर बैठ कर जब खुलेआम बात करते हैं, सब बात कर रहे होते हैं सवाल से। सोशल मीडिया इज डन। मैं तो 2007-8 ऑनवर्ड्स पीछे लगा हुआ था। वी हैड सोशल मीडिया समिट्स, everything। और आज जो पहुंचे, and you and other people, I wouldn't say YouTubers, but I would say opinion makers, आप लोग हो गए हो। और जिसने सोशल मीडिया और इनकी अहमियत को मतलब नहीं अहमियत दी, तो वो पीछे रह गया। एंड आई थिंक सोशल मीडिया व्हाट इज डन के इट्स क्रिएटेड इट्स ब्रॉट द रियल वॉइस ऑफ पाकिस्तान, जो आप कन्वेंशनल मीडिया में आप सुन ही नहीं सकते चीज़ों पे, टू द पीपल। और द डाइवर्स टॉपिक जो जिस पे आप करते हैं, हेड्स ऑफ टू यू। शुक्रिया बहुत। और मैं आपके अब्बा का, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर मैं सलमान खान के घर जाऊंगा तो सलमान खान से नहीं मुलाकात मैं जाऊंगा, मैं उनके अब्बा से, सलीम खान से। ऐसे ही मैं जब भी कभी आपके आऊँ तो आपके फादर अनीस भाई इज़ माई हीरो, इज़ अ हिस्टोरियन एंड रिसर्चर पार एक्सेलेंस।
he is an excellent resource which I use at times, you know. अब्बा की अहमियत हमेशा है, और to me is more interesting than you, दानिया. यार इसमें कोई शक नहीं है, ऑफ कोर्स. वो तो एक एक डेट, एक एक नाम के साथ वो चल रहे होते हैं, एक एक वाक़े के साथ चल रहे होते हैं. अगर आपको नहीं पता किसी को कि दानियाल के वालिद अनीस शेख भाई हैं, तो आप पहचान लीजिए वही हैं. और ही इज़ एन एक्सीलेंट हिस्टोरियन ऑन कराची. जो रेफरेंस और जो किताबें और जो उनके पास मवाद है वो इट्स आउटस्टैंडिंग. हाँ, इट्स आउटस्टैंडिंग. वो एटम बम से थोड़ा सा कम है, लेकिन तो इट्स वेरी नाइस टॉकिंग टू यू ना ऑन दिस. मज़ा आएगा आपको इंशाल्लाह ये देखकर. ठीक है, बिल्कुल. मज़ा आया बहुत. ख्याल रखिएगा अपना. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम.